Good afternoon, all of you, and welcome to Ravindraj IS. Today we will discuss about the conventions. संधियों पे हम डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक रहेगा। और मैंने आपको थोड़ा सा पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब मैं पीडीएफ से नहीं, आपको इसमें आपको खुद से लिख के बोर्ड पे आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, क्योंकि क्या है ना कि इसमें मैं आपको सारी चीज़ें जो डिस्कस करेंगे, हम इकोलॉजी के बारे में इसमें सारे डिस्कस करेंगे और मेजर पार्ट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसमें से जितनी इंपॉर्टेंट है वो हम सारी चीज़ें लेके चलेंगे, ठीक। अब इसमें एक चीज़ जैसे कन्वेंशन से स्टार्ट करते हैं। हम कल हमने कुछ पढ़ा, आज भी पढ़ेंगे और आज इसे हम ख़त्म कर देंगे। वैसे कन्वेंशंस क्या है? संधियाँ। ये 2019 में संधि हुई थी, कुछ संधियाँ हुई थी, अब फिर से अभी हुई नहीं है। जो 2019 में जो संधियाँ हुई उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट है करंट के लिए और आपके एग्जाम में आने के लिए। तो 3 संधियाँ हुई थी। ये जो संधियाँ हुई, एक जगह है जहाँ पर आप समझ सकते हैं कि स्विट्जरलैंड है ना, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में 3 हमारे ये क्या हुए, कन्वेंशन हुए। 3 संधियां हुई, ट्रीट एग्रीमेंट हुए। कौन कौन सी? एक हुई COP 14, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेसल संधि। क्या होगा? बेसल कन्वेंशन, ठीक है। दूसरी हुई हमारी इसी डेट में, ये बीच जितना भी हुआ सब एक ही उसमें हो गया, एक ही जगह पे हुई हैं 3 संधियां। इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है हमारा। क्या है कि इसमें ये पूछा जा सकता है कि 3 संधियां एक जगह पर कैसे हुई, ये कहाँ पर हुई और कहाँ किया गया। तो इसके बारे में फिर अलग अलग संधियों के डिस्कस अलग अलग करेंगे, इनके थीम भी तीनों के एक ही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें जानना है। तो बेसल कन्वेंशन COP 14, और इसके बाद हमारा हुआ आपका रॉटरडम। ये हमारी इसका COP 9 कह सकते हैं, इसकी 9वीं संधि थी। और इसके बाद आपका हुआ स्टॉकहोम, इसका भी COP 9 है, स्टॉकहोम। ठीक है, स्टॉकहोम 9। ये सारे कन्वेंशन हैं जो एक ही जगह पर स्विट्जरलैंड के आपके जिनेवा शहर पे ये संपन्न हुए, बताया गया इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद इसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि ये तो यहाँ पर हुआ ही हुआ। इसके साथ साथ हम शुरुआत करते हैं इसमें कि जो कन्वेंशन है, तीनों कन्वेंशन, इनके लिए एक थीम रखी गई थी। उस थीम का क्या नाम है और ये कब से कब तक चला? तो ये हमारा जो संधि कन्वेंशन चला तीनों का, तो ये चला था आपका 19 अप्रैल 19 से लेके 10 मई 2019 तक। 19 में था, 19 अप्रैल से 10 मई तक ये हमारा चला संधियों के बारे में। जो हमारे वहाँ पर इसका जो प्रोग्राम था, जो वहाँ पर इसमें चर्चा की गई कन्वेंशन पे, वो हमारा चला इस पे। और इसके बाद इसमें एक और चीज़ इसके साथ में चलेंगे, इसका जो थीम था इसका बनाया गया, तो थीम इसके लिए रखी गई थी। क्या रखी गई थी? थीम के बारे में चर्चा करेंगे। थीम इसका था क्लीन प्लानेट। इन तीनों के लिए एक ही थीम रखी गई है। क्या रखी गई है? क्लीन प्लानेट। क्लीन प्लानेट, हेल्दी पीपल, एंड आप कहेंगे साउंड मैनेजमेंट, साथ में ये भी है मैनेजमेंट ऑफ केमिकल एंड वेस्ट, जो कचरा होता है, ये इसका थीम रखा। हिंदी में कहेंगे, क्या कहेंगे? आपका हिंदी में होगा इसका साफ या स्वच्छ गृह, स्वस्थ लोग।
एंड आपका है कि रासायनिक एंड अपशिष्ट जो पदार्थ हैं उनके मैनेजमेंट का प्रबंधन, कि साउंड मैनेजमेंट ऑफ द केमिकल एंड वेस्ट। तो इसको कह सकते, मैं इसको हटा दूं यहाँ से, कुछ चीज़ें यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। और दूसरा ये जो इसके आगे लिखा था साउंड मैनेजमेंट, इसको कह सकते हैं रासायनिक एंड अपशिष्ट। क्या लिखेंगे? रासायनिक और अपशिष्ट का प्रबंधन, ठीक है। तो ये इसकी थीम थी, ये हम देखेंगे, इसमें समझेंगे इसको, ठीक है। तो इसको आप इसमें देखते जाएं, जो इंपॉर्टेंट आपको लगे लिख लो। अब हम इसके बाद इसमें ये भी चीजें, ये आपका हो गया, समझ में आएगा, पीडीएफ में मिल जाएगा सारी चीजें, आप देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। समझ में आ गया? कमेंट में कोई लिखे आज समझ में आ रहा नहीं इस चीज को। कोई अगर चीज समझ में आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे, हटा देता हूं मैं इसको। इसके बाद हम इसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है आपका बेसल संधि। क्या आता है? बेसल कन्वेंशन, राइट। बेसल कन्वेंशन जो हमारा है, ये सीओपी कौन सा है? सीओपी 14, इसका 14वां कन्वेंशन हुआ है, इसकी 14वीं ये बैठक थी इसकी। इस बैठक में ये बताया गया है, इसमें कहा गया है, पहली बात तो इसके बारे में थोड़ा सा जान ली। ये हमारा जो हुआ था, इसकी स्थापना हुई, और ये सबसे शुरुआत में इसके लिए जो अप्रोच किया गया वो 1986 में 1987 में किया गया था, और इसे जो लाया गया एक उसमें आपके लागू किया गया है वो 1992 में इसे लागू कर दिया गया था। इसे कन्वेंशन में पहले इसकी चर्चा की गई, इसकी चर्चा के बाद आपका 1992 में इसको लागू कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद इसमें और चीजें देखेंगे थोड़ा सा। इसमें बात क्या कही गई है, ये एक कह सकते हैं दिस इज एन इंटरनेशनल कन्वेंशन। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी देश जो विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्री है, क्या है, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, उनसे जो आपके लेस डेवलप्ड कंट्री हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, उनमें जो कचरा भेजा जाता है, कचरा जाता है, ये नहीं जाएगा। इसको क्या किया जाए? रोका जाए, उन्होंने कहा। और साथ में ही क्या है, जो खतरनाक कचरा होता है उस पर भी रोक लगाया जाए, जिसे कहते हैं हैजार्डस वेस्ट। इस कचरे पर भी, खतरनाक जो कचरे हैं इन्हें कह सकते हैं खतरनाक कचरा, जो सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। ये खतरनाक कचरे को रोकने के इसमें चर्चा की गई है इस बार, कि इसमें खतरनाक कचरा है जो हजार्डस वेस्ट है, इसको रोका जाए। और डेवलप्ड कंट्री से जो लेस डेवलप्ड कंट्री हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, उनमें जो जा रहा है कचरा उसको भी रोका जाए। साथ में इसके लिए कुछ न कुछ प्रबंधन किया जाए, और इसमें जो सहयोग होगा, जो हमारे यहाँ से विकसित देश इसमें सहयोग करेंगे इसको, और जो धन भी मुहैया कराया जाएगा अल्प विकसित देशों के लिए। और साथ में ये भी कहा गया है कि इसमें जो इसके लिए क्या होगा, पर्यावरण को, इसमें जो चर्चा की गई है कि जो वेस्ट जो अपने देश में भी होगा उसका भी प्रबंधन हमें करना पड़ेगा। उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए कि पर्यावरण को उससे कोई नुकसान ना हो, पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे। ये इस चीज के बारे में चर्चा की गई है आपके बेसल कन्वेंशन में, ठीक है। बेसल कन्वेंशन में ये चर्चा किया गया है। इसके बाद आप देखेंगे और भी कन्वेंशन की बात करें, दूसरा हमारा है रॉटरडम कन्वेंशन है। आप यहां से हम इसमें दूसरा आपका आता है रॉटरडम कन्वेंशन, ये बेसल संधि हो गई। बेसल संधि के बाद आपका है रॉटरडम संधि, इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा। इसके बारे में देख लेते हैं क्या कहा गया है। चलिए आगे देखें इसमें क्या चीज कही गई है। इसमें यह कहा गया है कि आपका रॉटरडम में
1998 में इसको लिया गया, अप्रोच किया गया। अप्रोच करने के बाद इसमें ये कह सकते हैं कि इसे जो लागू किया गया वो 2004 में किया गया। 1998 में अगर बात करें तो 10 सितंबर वो डेट थी, 10 सितंबर 1998 में इसे हमने क्या किया, इसको अप्रोच किया और 24 फरवरी 2004 में इसको लागू कर दिया गया था। इसमें क्या बताया गया है, इसमें चर्चा की गई है, संधि में क्या चर्चा की गई है कि जिसमें रासायनिक पदार्थ जो होते हैं हमारे और कीटनाशक दवाइयां जो होती हैं, रासायनिक पदार्थ और कीटनाशक दवाइयों को इनको रोका जाए, इनके जो आयात निर्यात होते हैं उनका रोका जाए। इससे क्या होते हैं, रासायनिक कौन से रासायनिक पदार्थ है, कौन से केमिकल हैं जो आपके नुकसानदेह हैं, जो ड्रग्स के रूप में आते हैं, जिन्हें कह सकते हैं ड्रग्स हो गया, या केमिकल कोई ऐसा जो नुकसानदेह है, उन केमिकल्स को, और प्लस आपका कीटनाशक दवाई हैं जो हमारे कीटनाशक दवाइयाँ, उनको रोका जाए। कीटनाशक दवाइयों को एक देश से दूसरे देश में, और इस पे खुद देश इसमें क्या कर सकता है, जो कंट्री होंगी उसमें, इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो अपना धन इन्हें देकर, डेवलप्ड कंट्री जो हैं वो अपना धन किसे, लेस डेवलप्ड कंट्री होंगी उनको अपना, ये यहाँ से जाएगा आपके वर्ल्ड बैंक के पास, वर्ल्ड बैंक या इसका जो कन्वेंशन यहाँ से जाकर यहाँ से इकट्ठा होगा और ये धन कहाँ दिया जाएगा, लेस डेवलप्ड कंट्री में दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये अपना इसको स्टेबल करने में लगाएंगे। और दूसरी बात, जो कीटनाशक की बात हो रही इन दवाओं को, इस कंट्री, इसमें क्या हो, कंट्रियों को क्या कहा गया है कि कंट्रीज, इसमें जितनी भी कंट्रीज हैं वो इसे लागू करेंगी तो है ही इसमें, लेकिन साथ में ये बताया गया है कि इसमें एक चीज का ध्यान देंगे। क्या चीज ध्यान देना है इसमें ये बताना है कि जो ये आपको ये प्रतिबंधित है, इसको आपको करना ही पड़ेगा, आपको ये कंपलसरी है इसको करना, और इसे बैन करना पड़ेगा। अब बैन करेंगे इसको अपने देश में, और इसके बारे में आप फ्री हैं कैसे तरीके से बैन कर सकते हैं, लेकिन करना जरूर पड़ेगा आपको। ठीक है, ये इसमें बताया गया था, इसके बारे में चर्चा हुई है। साथ में ही आप अब चलते हैं, इसके बारे में हमने इतना पढ़ लिया, अब चलते हैं स्टॉकहोम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टॉकहोम की चर्चा करें अगर हम, ये आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कन्वेंशन है जो, इसमें बात करते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन में क्या कहा गया है, इसमें चर्चा किस चीज की गई है और ये है क्या चीज, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, देखो इसमें ज़्यादा उसमें चर्चा नहीं की गई। इसमें ये बताया गया है आपका कि इसमें स्टॉकहोम कन्वेंशन में ये कहा गया है कि इसमें जो आपका कुछ कीटनाशक दवाइयों के कुछ कीट एसिड्स हैं उन पे भी प्रतिबंध लगा, उनको कुछ सूचियों में ऐड किया गया है कि इन सूचियों में इसको रखा जाएगा। उनकी चर्चा करें कौन कौन से हैं, एक है आपका फ्लोरो ऑक्टेनिक एसिड, इसको स्केड्यूल अनुसूची में 1 में रखा गया है। इसको, इस एसिड को 1 में रखा गया है और इस पे कहा गया है कि इन जो 2-3 दवाएं हैं जो एसिड्स हैं, एक डाइकोफॉल कहलाता है एक एसिड, उसको भी इसमें रखा गया है। उसमें भी चर्चा कर सकते हैं आप, क्या है डाइकोफॉल इसमें, ये भी इसमें विलोपन की स्थिति में है। विलोपन क्या कर सकते हैं, इसको कम करना है, विलोपन करना है, इसको बहुत कम यूज में लाना है। इसको भी शेड्यूल 1 में ही रखा गया है। कौन सा, डाइकोफॉल और आपका फ्लोरोऑक्टेनिक एसिड, ये दोनों को किन्हें शेड्यूल अनुसूची 1 में रखा गया है इसके तहत।
ठीक है, थीम सभी का सेम था, थीम मैंने बताया था, थीम सभी का एक ही है। और साथ में एक चीज इसमें ध्यान देंगे कि अब जो हम चर्चा करेंगे यहाँ तक हो गया, आपकी बाकी जो चीजें हैं वो पीडीएफ में दी हुई हैं, आप उन्हें थोड़ा सा और पढ़ लेंगे। वैसे इसमें जो मैंने बताया है इससे बाहर नहीं होगा, इससे ज्यादा उसमें लिखा भी नहीं होगा। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा देख लेते हैं स्टॉकहोम के बाद GCF, ग्रीन क्लाइमेट फंड। ठीक है, वैसे कल हमने इसके बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये आपको पता होगा। क्या चीज अब पढ़ेंगे हम, GCF, ग्रीन क्लाइमेट फंड। इस ग्रीन क्लाइमेट फंड को देखें तो ये बेटा क्या हुआ था 2010 में, कितने में, 2010 में UNFCCC के एक मैकेनिज्म के रूप में, एक तंत्र के रूप में ये काम कर रहा था। कैसे, मैकेनिज्म के रूप में ये काम करता था, एक तंत्र के रूप में तक काम करता था, उसमें भाग लेता था। कैसे, आप इसमें ये UNFCCC क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा, इसको है यूनियन नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड इसके तहत लाया गया है। ये 2010 में इसे UNFCCC ने इसको ऐड किया था, अपने मैकेनिज्म के रूप में इसे मान्यता दी। और इसमें समझने वाली बात यह है कि 2010 में इसे कर दिया, लेकिन इसमें यह कहा गया इसके साथ देशों को कि ये मुहैया कराया जाएगा जो धन होगा, जलवायु में जो भी घाटा नुकसान होगा, जैसे कभी क्लाइमेट चेंज की वजह से किसी देश में, अल्पविकसित देशों में समस्या आ जाती है कि ग्लोबल वार्मिंग की या किसी अन्य आपदा आ जाती है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ध्यान देना, ये सिर्फ उसके लिए है जो क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट जो हमारा चेंज होगा किसके वजह से, ये आपका ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है या कोई आपदा आ जाती है, उनके वजह से अगर ये चेंज होता है, उसमें कुछ नुकसान होता है, तो जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो धन देंगी किसे, लेस डेवलप्ड कंट्री को धन देगी, और वो किसके द्वारा आएगा, इनके द्वारा आएगा। ठीक है, वहां पर आकर इसे क्या करेंगे, इसमें जो नुकसान हुआ है उसको अनुकूल बनाने के लिए, उसे वैसे ही बनाने के लिए यहां से इसको पैसा मिलेगा और ये उस देशों की सुरक्षा करेंगे और वहां फिर उसको सहायता देकर उसे उसी तरह स्टेबल किया जाए और उससे ज़्यादा स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, जो पहले से ज़्यादा हो जाए उसे इतना कोशिश करें, सभी देश उसकी मदद करेंगे कि उसको नुकसान नहीं हो इसकी वजह से। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें एक कानकुन समझौता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, इसमें हमने ये चीज़ें पढ़ ली, इसके बाद हमारा आता है कानकुन समझौता। ये है कानकुन समझौता। कानकुन समझौता में UNFCCC और पेरिस समझौता के साथ ही जो वित्तीय तंत्र के रूप में इसे डेवलप किया गया था, आप ये भी जान लें, इसे एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म के रूप में इसे शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। कानकुन एग्रीमेंट, कानकुन समझौता, ये जो मैकेनिज्म, ये भी एक मैकेनिज्म का काम करता है, ये भी एक तंत्र का काम करता है। किस तंत्र का, ये दो चीजों से, जैसे UNFCCC और प्लस आपका पेरिस जो संधि हुई थी, पेरिस कन्वेंशन, इन दोनों ने मिलकर इसे 2011 में इसे एक तंत्र के रूप में इसे तैयार किया। कानकुन समझौता पे एग्रीमेंट पर साइन हुआ। इस कानकुन समझौता में ये भी कहा गया, इसमें बताया गया कि इसमें क्या होगा, इसमें भी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को जो है संवेदनशील होते हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। आप यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, इसमें क्या कहा गया है। इसमें क्या है, आवश्यकताओं के विशेष जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को जो है संवेदनशील किया गया है और कम विकसित वही सेम चीज है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना, इसमें देश, आइलैंड जो भी हमारे देश हो गए जो इन पे जरूरत है, आइलैंड हो गए, आइलैंड के साथ साथ जो डेवलपिंग स्टेट है उन्हें, और अफ्रीकी राज्य,
इनके जो ज़रूरत पड़ती है वित्तीय संस्थानों के लिए, इसमें जो हमें और ज़रूरत पड़ती है, इन्हें काम पड़ता है, धन की आवश्यकता पड़ती है, तो वो हम किनसे, डेवलप्ड कंट्रियों से लेते हैं। डेवलप्ड कंट्रियों में जैसे आपका अमेरिका और यूएनईपी के साथ साथ आपका और भी है महासागरीय, नोवा, और इसमें साथ साथ आप कहेंगे कि हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र, ये आप इसमें एक नाम और दे सकते हैं कि ये जो शुरुआत की गई, इसकी शुरुआत लाई गई कि ये क्यों किया गया। और एक इसमें एक कह सकते हैं कौन सा, एक मैंने एक वर्ड बोला था, कल बताया था आपको, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक वर्ल्ड वाइड के लिए साथ में इसमें काम किया गया है। मेन इसका मैं आपको बता दूं इसमें काम क्या है। इसका काम मेन है कि इसके लिए जो इसमें वर्ल्ड बैंक साथ में काम करती है, इसमें क्या कहा गया है कि इसके लिए जो रणनीति बनाई जाएगी, इन दोनों लोग मिलकर इस एग्रीमेंट में साइन किया और यहाँ पर इनकी रणनीति बनाई जाएगी। कैसे रणनीति बनाई जाएगी कि इसके लिए कैसे बचाया जाए, कैसे क्लाइमेट से, जलवायु परिवर्तन से किसी देश की समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए। इस समस्या से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, इस पे हाल ही में इन्होंने एक इसमें बात चर्चा ये कही गई कि अब जो होगा, अब इसमें जितने भी ये हमारे यूएनईपी है, यूएसए है और वर्ल्ड बैंक है और सीजी आपका है, ये CEF, ये हमारा साथ में इसमें क्या करेंगे, ये सभी फंड करेंगे और फंड देके उसकी रक्षा करेंगे और पर्यावरण को बचाएंगे, पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे। ठीक है, इसमें ये चर्चा की गई है। आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में। दूसरे टॉपिक के बारे में ये देख लेते हैं कि इसमें से और चीज़ें क्या कही गई हैं। और इसके अलावा इसमें एक चीज़ और कहा गया है कि ये जो इसका लिया गया है, टॉपिक उठाया गया है, वो कैसा, जो ये आपने एक अर्थ समिट देखी होगी। अर्थ समिट हुई थी कौन सी, आप उसका नाम जान रहे होंगे, रियो अर्थ समिट। रियो अर्थ समिट से इसका पॉइंट, रियो अर्थ समिट में ये बोला गया था कि आपको 2% तक लाना है हमें, क्या, ग्लोबल वार्मिंग का 2% तक कम करके लाना है हमें, 2% रह जाए। लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है। ये चीज़ आप यहाँ से पढ़ लेंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड। इको अर्थ समिट जो हमारा है आपके इसमें कि रियो अर्थ समिट, इसके बारे में ज़रूर आप बुक से पढ़ लें। इसके बारे में पुरानी, ये बहुत पुरानी समिट है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में पूरा पता चल जाएगा। और दूसरा, जो ओजोन परत से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए, वो सोचो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, उसके द्वारा ही होता है, उसके अंदर ही ओजोन का आता है। उसमें जैसे कि बहुत सारी गैसें हैं आपकी, HFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, तो ये सारी चीज़ें उसमें चर्चा की जाती है, उसके बारे में बताता हूं मैं। ठीक है, तो आप इसे समझ लीजिए। चलिए अब इसमें आते हैं आगे टॉपिक पे। अगला टॉपिक है जो हमारा, इसमें आप देख लीजिए कि अगला जो हमें चर्चा करना है वो हमें किस बात पे चर्चा करनी है। हमें चर्चा करनी है अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसी पे चर्चा करेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इसे 1987 में से अडॉप्ट किया गया था और इसे प्रोटोकॉल को इसमें कहा क्या गया था, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो बात कही गई कि एक इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे मैं बता ही रहा था इसके बारे में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के बाद सबसे शक्तिशाली रसायन आया है जो HCFC 141B, ये आया हुआ है। ये अभी नया ही इसमें कह सकते हैं इंडिया ने अचीव किया है, आपको कंप्लीट फेज आउट ऑफ द, इससे बाहर हो गया, इसे हटा चुका है। अब मैं भारत में ये चीज़ से मुक्ति पा चुका है। किससे मुक्ति पा चुका है भारत में, पहले आपसे पूछा जाएगा, इस बार का क्वेश्चन ये बनेगा, इंडिया ने हाल ही में HCFC जो एलिमेंट्स था, जो ओजोन को नुकसान पहुंचाता था, इससे भारत को पूर्णतः इससे स्वतंत्रता मिल गई, इससे बाहर निकल चुका है, ये इस फेज को कंप्लीट कर चुका है। इसमें इससे होता क्या था कि ये इससे प्लस आपका CFC, इन गैसों से होता क्या है, इन गैसों से ओजोन लेयर क्या होती है, का नुकसान हो जाता है। ओजोन लेयर का नुकसान हो जाता है। ओजोन लेयर का नुकसान होगा तो आप सोचिए कि उसमें ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो समुद्रों का भी समुद्रों का पानी बढ़ेगा और ये पूरे देश धीरे धीरे क्या होगा, नष्ट होने से। इससे बचने के लिए हम ये सब काम कर रहे हैं। इसमें काम यही किया गया है कि इससे भारत, ये क्वेश्चन यहीं से बनेगा HCFC से, कि ये अभी हाल ही में भारत इससे पूर्णतः मुक्त हो चुका है, इससे कह सकते हैं चरण प्राप्त कर लिया है मुक्ति का। और इसमें यह कहा गया है कि नष्ट करने वाली गैसें हैं, ओजोन परत को, लेयर को खत्म करने वाली गैसें हैं। इसको अडॉप्ट किया गया था 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल स्टार्ट हुआ था 1987 में। ये तब किया गया था, आप कहेंगे कि ये जो इसमें, और भी थोड़ा सा आप ये कहेंगे कि जब हमारा
इसमें कन्वेंशन हुए, कुछ उसमें चर्चा हुई थी लेयर की, ओजोन लेयर के बारे में, तब इसमें एक संधि बनाई गई थी, एक संधि जो यूएन ट्रीटी ने किया था, यूएन संधि के द्वारा इसको क्या किया था, प्रोटोकॉल को लाया गया था 1987 में। ठीक है, इसके बाद इसमें एक चीज ध्यान देना है कि जो इसमें साथ में आया, ये चीजें हमारी इसमें डेवलप हुई, इसका ग्रुप बनाया गया, इसमें बहुत सारी कंट्रीज है, यूएन कंट्रीज हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो जुड़ी हुई हैं कंट्रीज, यूनियंस, तो उस कंट्रीज जो टोटल है इसकी संयुक्त कंट्रीज वो कितनी है, 197। कितने इसमें सदस्य हैं, 197 सदस्य हैं इसके। ठीक है, यूएन मेंबर हैं, जो यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स हैं वो हैं इसमें। और इसमें कहा गया है कि जो कंट्रीज होगा और डेवलपिंग जो कंट्री होंगी, विकासशील या जो विकसित देश हैं, उनमें ये बराबर कह सकते हैं हैव इक्वल बट डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल रहेगा। इनमें सभी में इनके रिस्पॉन्सिबल अपनी अपनी अलग होगा, लेकिन सभी के लिए टारगेट सेम दिया गया होगा। सभी को कुछ ना कुछ टारगेट दिया गया है, जिसमें भारत ने भी इसमें कहा है कि हम इसमें काफ़ी हद तक हम इसमें वो करेंगे काम, और इसमें भारत ने अपना दिया, योगदान भी दिया। देखिए HCFC 141 को इसने क्या कर दिया, आउट कर दिया, बाहर कर दिया। अब इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी इस चीज़ की, अब हमारे भारत इससे बाहर हो चुका है। इसने बहुत अच्छी अचीवमेंट किया है यहाँ पर, और अभी धीरे धीरे इस पर लगा भी है। ठीक है, तो इसमें आपको इस चीज़ को देखना है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पेरिस समझौता आपका और भी जो हमारे कन्वेंशन हैं उनसे भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ध्यान दे लीजिएगा। वैसे मैं इंपॉर्टेंट तो आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, और इसके साथ साथ इसी को जब हमारे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को आपको मैं बता दूं, मैं थोड़ा सा आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जब थोड़ा सा जब ये 2016 में जब इसका बैठक हुई थी 2016 में, तो इसमें कुछ संशोधन किए गए थे, अमेंडमेंट किया गया था। उस अमेंडमेंट के नाम पे दूसरा जो बना अमेंडमेंट, संशोधन किया गया, तो उसको नाम दिया गया क्या, किगाली। क्या दिया गया, किगाली कन्वेंशन, किगाली एग्रीमेंट नाम दिया गया। ये 2016 में ये क्या हुआ, 2016 में ये किगाली के नाम से इसको क्या किया गया, कन्वेंशन एग्रीमेंट को लाया गया सामने। इसमें ये कहा गया कि इसमें जो आपकी गैसेस हैं कौन कौन सी, HFC, आपकी गैस कौन सी है, HFC है, जो फैमिली पोटेंट ग्रीन हाउसेस गैसेस जो है हमारी 2040 तक इससे क्या किया जाए, इससे हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो हमारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो इसका फेज आउट, इससे बाहर निकलना है 2040 तक। इसमें कहा गया है कि ग्रीन हाउसेस जो फैमिली ऑफ पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो ये 2040 तक इससे बाहर हो जाएं, ये इसको ख़त्म करना है। ये इसमें चर्चा कही गई थी कि ये आपको ध्यान देना है, 2040 तक इस कन्वेंशन में बोला गया था कि 2040 तक हम इससे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं दूसरे कन्वेंशन पे, दूसरी चीज़ पे, न्यूज़ पे। ये COP25 जो हुआ है, ये जो 24 था वो आपको कॉटोविक, आप कह सकते हैं कॉटोविक पोलैंड में हुआ था 2019 में। जो अभी का हुआ है हाल ही में जो 25वां हुआ है, वो कॉन्फ्रेंस हमारा हुआ है कहाँ पर, आप उसमें बता सकते हैं सर ये हुआ है आपका मैड्रिड में। COP25 इस बार की कराया गया है, इसकी बैठक हुई है जो दिसंबर 2 को हुई है, दिसंबर 2, 2019। ठीक है, इसमें यह भी कहा गया है कि इस जो कन्वेंशन जो शुरुआत किया, जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसमें इसके रूल बुक निकाली गई थी, उसके एग्रीमेंट के तहत इसमें कुछ इफेक्ट्स लाए गए थे। और ये आप क्योटो प्रोटोकॉल आप देख सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे आप। तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में ये बताया गया था कि ये 2020 में क्योटो प्रोटोकॉल 2020 में से एंड कर दिया जाएगा, और वहां से जो शुरुआत होगी आपकी COP25 जो काम कर रहा है 25, अभी जिसका कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, आप कहेंगे सर मैड्रिड में किया गया है। मैड्रिड जो पड़ता है कहाँ पर, आपका स्पेन की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है, स्पेन की राजधानी, कैपिटल है मैड्रिड। और जो अगला होगा, अगला कहाँ होगा, ग्लासगो में। जो COP26 है वो ग्लासगो में होगा। ठीक है, 2020 में कराया जाएगा।
ठीक है। अब इसमें एक चीज चर्चा करना है कि बात ये इसमें होती किस चीज की है, किस चीज के लिए इसमें घोषणा की जाती है, ये होता क्या है। आपको बता दो, इसमें भी ग्रीन हाउस गैसेस के लिए किया गया है, इसमें कटौती की जाए गैसों का। और इसमें साथ में कहा गया है कि इसके लिए जो लक्ष्य है, हम बनाए हुए हैं लक्ष्य कि हमें इससे बाहर आना है और इसमें हमें जो काम करना है, इन गैसों से जो नुकसान करती हैं हमारे एनवायरनमेंट को, उनसे कैसे बाहर निकला जाए, उन पे कैसे डिसीजन लिया जाए, इसके बारे में चर्चा हुई थी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसमें वार्तालाप हुआ और इसमें कहा गया कि इसमें कार्बन बाजार के पेरिस समझौते के अंतर्गत जो कार्बन बाजार के नियमों को अगले वर्ष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसमें आप ये कहेंगे छोटे छोटे द्वीप हैं जिन पे ज़्यादातर वो किया गया है, इसमें देशों के लिए जलवायु कार्रवाई की योजना तैयार की जाएंगी। इसमें जो छोटे छोटे देश हैं, विकासशील देश हैं या आप कह सकते हैं आइलैंड्स हैं, उनमें जो क्या है कि इनके लिए जो एक योजना तैयार की जाएंगी, वो देश योजना तैयार करेगा इसके तहत, और उसे पर्यावरण को सुरक्षित रखेगा, इकोसिस्टम को सुरक्षित रखेगा। ठीक है, अब चलते हैं वर्षा पे। वर्षा COP जो हमारा है 13, ये हुआ है वर्षा का। चलो वर्षा COP 13 के बारे में चर्चा करेंगे। वर्षा COP 13 में क्या कहा गया है, इसमें यह बताया गया है कि पहले तो आप इसमें ये देख लें कि ये कब लागू किया गया है और इसका काम क्या है। ठीक है, तो इसमें वर्षा 13 में ये कहा गया पोलैंड के वर्षा में इसे आयोजित किया गया है, इसलिए इसे शुरुआत जो किया गया था पोलैंड में किया गया था। और ये COP 19 है मेन, और इसको 13वीं बार आप ये कह सकते, इसका मेन ये 13 नहीं, इसको 19 कर लीजिए, 19 COP 19 का इसमें आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया, पोलैंड का एक शहर है वर्षा, ये वहां पर आयोजित किया गया। इसका मेन उद्देश्य क्या था इस प्रोटोकॉल का, इस कन्वेंशन का, जो हमारा वर्षा COP हुई इस कन्वेंशन का मेन ये है कि जो वनों का संरक्षण हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है, उन्हें कैसे रोका जाए। हर देश में इसकी समस्या हो रही है और साथ में इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाया जाए। जलवायु की जो क्षति हो रही है, जो पेड़ों की कटाई हो रही है, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसको रोका जाए। इसमें चर्चा किस बात पर वार्तालाप हुई है, इसकी वार्तालाप यही हुई है। इसमें क्या हुआ है कि डिफॉरेस्टेशन को रोका जाए, आपको प्लांटेशन करना है, नए पौधे लगाने हैं और जलवायु को बचाना है, क्लाइमेट को जो हमारा है उसको बचाना है। उसको कैसे बचा सकते हैं, इन सब चीज़ों पे चर्चा की गई है। और इसमें यह कहा गया है कि जलवायु के प्रभावों को निपटने के लिए एक तंत्र की स्थापना की गई थी। वो तंत्र यही कहलाता है आपका वर्षा है, उसके लिए स्थापना की गई है इस तंत्र की, मैकेनिज्म की, कि आप इस पर निपट सके। ये स्पेशल रहेगा और इसमें कोई भी कंट्री अपने नुकसान और क्षति के संदर्भ में जो दीर्घकालिक जलवायु होगा, जो ज़्यादा देर तक, जो काफ़ी दिन तक जलवायु से नुकसान होता रहेगा। अभी जैसे आप देख रहे होंगे, बीच में आप देखे होंगे न्यूज़ में, और अभी की आज की न्यूज़ देख लें तो कुछ आग लग रही है, USA में आग लग गई है, पहले ऑस्ट्रेलिया में लगी थी आग, तो इनके बारे में आप इस बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आपको इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। इसमें क्या बताया गया है कि डिफॉरेस्टेशन, वनों का संरक्षण कैसे किया जाए, वनों का जो क्षरण हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, वन कैसे लगाया जाए। वनों को लगाने के लिए इसमें नीति बनाई जाएंगी, सभी देश अपनी अपनी नीति बना सकता है, इसके लिए फ्रीडम है उसको, और इसमें वो भाग ले सकता है। और इसमें जो कहा गया है लगाने के लिए पेड़ हो और इसके तंत्र से निपटने के लिए, क्लाइमेट से बचने के लिए इसको स्थापना की गई थी इसकी, कि हम क्लाइमेट से जो हमें नुकसान होगा उससे हम कैसे बचें, उसके लिए इसमें चर्चा की गई थी। इसके बाद आप देखेंगे COP क्या है। ठीक है, COP के बारे में देख लेते हैं। COP से पहले आप एक चीज देख लें, 3% क्लब। 3% क्लब ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछ ले। 3% क्लब, 3% क्लब है क्या चीज? 3% क्लब, कोई बता सकता है इसमें से कि 3% क्लब क्या है? 3% क्लब ये है, आपको मैं बता दूं, आपको नहीं बता रहे हैं इसमें कोई भी। इसमें एक जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ था 2019 में, उसमें ऊर्जा दक्षता को कम कर, ऊर्जा दक्षता जो हमारा एक आप कह सकते हैं भारत ने क्या किया था, इंटरनेशनल सोलर अलियांस, इसकी स्थापना की थी।
इसके तहत ये भी आएगा। और इसमें ये कहा गया कि इसके जो दक्षता है, ऊर्जा में संभावित जो उत्सर्जन होता है उसको 40% कम किया गया प्रदान करती है। और इसमें कम करने के बाद इसमें ये कहा गया है कि हम कितना ऊर्जा को जो हम खपत कर रहे हैं, जो पानी से या किसी और से, कोयला से जो हम ऊर्जा तैयार कर रहे हैं उसको कम करना है। अब प्लस आपका सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना है। सोलर एनर्जी को बढ़ाते हुए भारत ने कहा है कि 2024 तक 175 गीगावाट तक अपने यहाँ जो सोलर एनर्जी से है लाइट को तैयार करने की क्षमता रखता हूँ। 175 गीगावाट तक इसमें कहा है। 2024 से 22 है, मे भी 22 है, 2022 तक में ये प्राप्त करने के लिए इसमें टारगेट रखा है। भारत ने खुद से कहा है कि मैं 2022 तक इसमें अपने इसका जो ग्लोबल इसमें वो जो सर्जन कर रहा हूँ, भारत में वादा किया था जो ऊर्जा क्षमता होगी 175 गीगावाट व्यवस्था मजबूत होगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और हमें इसमें खपत भी कम सोलर में हमें खर्च लगेगा नहीं। तो उसका सिर्फ सेटअप करने में थोड़ा खर्च है, वो एक ही बार होना है, बार बार नहीं। और हमें पानी का नुकसान होता है, जो आपके सिंचाइयों के लिए नुकसान होता था, जो रोका जाता था, और आपके गोबर गैस से या आपके पवन ऊर्जा से, तो ये हमारा क्या है कि इससे क्या होगा, ये तो पवन से या आपका हवा वाला या आपका सोलर से स्टार्ट किया जाएगा। और इसमें 175 गीगावाट का लक्ष्य रखा था भारत ने, उसमें इसे पाना है 75। भारत ने खुद से कहा था इस क्लब का जो सदस्य है, इसलिए कहा गया था भारत 3% का इस क्लब का सदस्य है। कितना है? 3% क्लब का भारत इसका सदस्य भी है, मेंबर है। ये नहीं कि इस क्लब का 3% है, 3% क्लब का नाम है, उसका भारत क्या है? मेंबर है। ये मत करना कि पूरा एक क्लब था उसका 3% भारत हिस्सेदार है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा विश्व आर्थिक फोरम के बारे में पढ़ लेते हैं। WEF वैश्विक आर्थिक फोरम, इसको क्यों लॉन्च किया गया, इसकी क्या जरूरत पड़ गई ऐसे विश्व में कि इसको हमें लाना पड़ा? इसे बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे बोलते हैं। और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ गई बेटा, इसमें ज़रूरत ये है कि इसे लॉन्च किया गया, इसके विश्व भर में जो इसमें एक रखा गया था कि जो पेड़ों से, जो पर्यावरण से नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई जो की जाएगी, वो यहाँ से वो आर्थिक सहायता कहाँ से मिलेगी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये सहायता प्रदान करेगा। इसमें जो इस साल का थीम था, इस साल का जो इसमें लक्ष्य रखा गया है कि इसमें कहा गया है कि 1 ट्रिलियन पेड़ लगाने की इसमें क्या था? टारगेट दिया गया है कि 1 ट्रिलियन पेड़ इसमें लगाए जाएंगे। इस बार के WEF फोरम में जो बैठक हुई थी, उस बैठक में कहा गया है कि लगभग 1 खरब या 1 ट्रिलियन इसमें पेड़ लगाए जाएं और इसमें 2030 तक ये पूरा करना चाहिए। आर्थिक मंच के साथ पैसा जो खर्च होगा, जो इसमें खर्च आएगा, वो WEF जो है वो इसको वहन करेगा, वो आपको उसमें मदद करेगा। लेकिन हमें पूरा करना है क्या? 1 ट्रिलियन जो ट्री हैं, प्लांटेशन ट्री हैं, उन्हें क्या करना है? लगाना है। और ये हमारे यहाँ पूरे देश विश्व में इसे होना चाहिए और ये 2030 तक इसको पूरा करना है। और उन्होंने कहा कि अब हाइड्रोजन CNG, ये चीज़ के बारे में सिर्फ इतना इसमें चर्चा की गई है, नई चर्चा, और पुराना सारा वही जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा, अभी एक नया आ गया है आपका HCNG, ये बहुत इस समय चर्चा में है। HCNG क्या है? अब CNG जो गैस होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, उसमें हाइड्रोजन गैस भी जुड़ गई है। क्या है? वैसे होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, राइट। लेकिन इसमें क्या जोड़ दिया गया है? हाइड्रोजन भी जोड़ दिया गया है। इससे फायदा क्या होगा? इससे हाइड्रोजन जोड़ने से ऐसा क्या है कि इसमें फायदे की बात हो गई? इसमें कहाँ शुरू किया गया है और ये क्यों किया गया है? तो इसमें बता दूं, ये दिल्ली से शुरुआत की गई इसकी हाइड्रोजन HCNG गैस की। और इसमें ये कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो ये हैं, इनका क्या होगा? उत्सर्जन कम होगा इसमें और इसमें जरूरत इनकी कम पड़ेगी। और इसमें हाइड्रोजन से जो
हाइड्रोजन जोड़ने से क्या होगा, प्रदूषण कम होगा। प्रदूषण को कम करने के लिए, नुकसान कम होने के लिए ये चीज़ लागू की गई है। इसमें आप कह सकते हैं कि ये हमारा जो ये पेट्रोल डीजल की तुलना में ये काफ़ी कम है। और ये हाइड्रोजन मिक्स्ड सीएनजी जो गैस है इसमें काफ़ी कहेंगे 18% तक, 18% आप कह सकते हैं इसमें आपकी हाइड्रोजन होगी। जो सीएनजी गैस होगी इसमें 18% हाइड्रोजन होगी जो आपके लिए यूज़फुल होगी। क्या होगी, 18%, क्योंकि पेट्रोल डीजल इनसे कीमत भी इसकी कम है, सीएनजी से भी कीमत इसकी क्या है, कम है, कीमत भी कम है। दूसरा, इसमें पोल्यूशन नहीं है, इसमें प्रदूषण नहीं है। दूसरा और तीसरा चीज़ इसमें यह है कि इससे ये दिल्ली से भारत में हमारे स्टार्ट किया गया है। इसमें यह है कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन जो होता है 7% तक इसमें कम हो जाएगा। क्या 18% इसमें हाइड्रोजन जुड़ा होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोकार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है लगभग 7% तक कम हो जाएगी। और जब ये 7% कम होगी तो सोचो आप ये जान जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है वो किससे बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारे काफ़ी हद तक उसमें सहायक होते हैं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए। तो ये उन्हें भी कम करेगा। कितना कम करेगा, लगभग 70% कम कर देगा। दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग, ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसके लिए बहुत बड़ी बात है इसमें कि ये इतना कम कर देगा। दुनिया भर में इसमें कह सकते हैं अपनाया नहीं गया, लेकिन ये अगर दुनिया भर में अभी नहीं अपनाया गया, ये भारत में शुरुआत की, लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए तो कुछ देश थे जो इसे अपना रहे थे। उनकी बात करें तो यूएसए, कनाडा, ब्राजील, और ब्राजील के बाद साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कुछ ऐसे हैं इन पर ट्रायल चल रहा है, अपनाया किसी ने। क्या चल रहा है इनमें, ट्रायल चल रहा है कि इसे चालू किया जाए कि नहीं चालू किया जाए। लेकिन भारत में इसकी शुरुआत कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है, प्लस साउथ अफ्रीका, यहाँ क्या चल रहा था, ट्रायल चल रहा है, ठीक है, यहाँ ट्रायल चल रहा है इसमें अभी भी, और इस अभी पूरी तरह से इन्होंने लागू नहीं किया है, ठीक है। जैसे वैक्सीन का है, वैक्सीन के अभी सभी देश ट्रायल कर रहे हैं, अभी तक फाइनली वैक्सीन कोई नहीं है। बीच में आया कि रसिया ने बना लिया, फिर आपके बीच में पूना वाला, एक आनंद आधार पूना वाला था भारत के, उन्होंने कहा कि हमारी बन गई है वैक्सीन और हम भी लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई लॉन्च हुई नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही है, इनमें ट्रायल चल रहा है, अभी इन्होंने लागू नहीं किया, लेकिन इसे लागू कर लेंगे वो, ठीक है, इसमें ज़्यादा इशू है नहीं। इसके बाद चलते हम आर्सेनिक पर, या आर्सेनिक कर देते हैं, या कोई और टॉपिक एक उठा लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलो, TX2 इसके बारे में डिस्कस करते हैं। किसमें डिस्कस करेंगे, TX2 WWF ने लॉन्च किया इसको। इसे क्या किया गया है, आप TX2 से मतलब है आपका टाइगर से, टाइगरों की संख्या से रिलेटेड है ये TX से। इसे आप कहेंगे कि इसकी जो शुरुआत की गई थी WWF ने, ये WWF वो नहीं है, कौन सा आप जो इसमें लड़ाई होती कुश्ती होती, ये कौन सा है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसने इसकी शुरुआत कराई थी। इसमें ये कहा गया था कि ये 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें ये कहा गया कि टाइगरों की जो संख्या है इस समय विश्व में, उसका दुगना आबादी उसके करना है, हमें उसे दुगना लाना है, 2022 तक इसको दुगना करना है। बाघों की आबादी, बाघों की संख्या है, जो चीतों की संख्या है, टाइगर्स की संख्या है, उन्हें क्या करना है, 2022 तक इसे दुगना कर देना है। टाइगर क्या होना चाहिए, टाइगर की संख्या, नंबर ऑफ द टाइगर्स क्या होना चाहिए, दुगना हो जाना चाहिए इसका, ठीक है। तो ये इसीलिए इसमें T/2 लिखा हुआ, T/2 का मतलब ये है। और इसकी शुरुआत जो की गई थी, उस शहर का नाम पूछ सकता है आपसे, तो उस शहर का नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग से 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी। WWF ने शुरुआत किया था इसको 2022 तक। इसमें यह बताया गया है कि 2022 तक इसकी संख्या क्या करनी है, हमें दुगना करना है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ हम और थोड़ा सा देखेंगे कि इस समय जो स्पेसीज़ हैं, कुछ आपके स्पेसीज़ हैं, उनकी खोज हुई है, और जो इम्पोर्टेंट है, इस बार पूछा जा सकता है एग्जाम में, हम उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है।
तो देख लेते हैं कौन कौन से स्पेसीज हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करना है, जिनके बारे में हमें समझना है। तो एक स्पेसीज का मैं नाम बताता हूं जिसे बोलते हैं पैडाफिश, चाइनीज के है, चाइना में पाया गया है ये, चाइनीज में पैडाफिश, सॉरी, देख रहे हैं आप कितने हैं, कमेंट कोई नहीं कर रहा, चलो समझ में आ रहा ना। चाइनीज पैडल फिश, पैडल फिश ये पाई गई है, चाइनीज पैडल फिश। ये इसकी खोज अभी कुछ वैज्ञानिकों ने यहाँ पता लगाया, लेकिन ये अभी विलुप्त हो चुकी है। इसे वैज्ञानिकों, वहाँ के साइंटिस्टों ने बताया है कि विलुप्त हो चुका है प्रजाति का, लेकिन पता इसका अभी चला है। इसके बारे में देखें, थोड़ा सा जाने, ये कौन सी यांगत्जी वहाँ की नदी है, यांगत्जी रिवर है, जो वहाँ की सबसे, एशिया की ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ये क्या है? एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर एशिया ऑफ एशिया, एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। इसमें ये पाया गया है, ये स्पेसीज है, ये मछली है। और इस मछली के बारे में ये बताया गया है कि जो पाई जाती थी मछली पहले, ये फ्रेश वाटर में पाई जाती थी, मीठे पानी, किसमें? फ्रेश वाटर में पाई जाती थी। यहाँ की जो इसके बारे में जो बताया वहाँ के चाइनीज साइंटिस्टों ने इसे पता लगाया, और कोई बाहर से नहीं गया था, चाइनीज साइंटिस्ट ही थे जिन्होंने इसको वहाँ पता लगाया। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इसको डिक्लेयर किया गया था, साइंटिस्टों ने इसे और भी डिक्लेयर कर चुके थे कि 2003 में ही, इन्होंने बताया कि 2003 में ही ये खत्म हो चुकी थी पूरी प्रजाति। ये अभी हमें फाइनली से पता चला है, लेकिन इसका देखा जाए तो 2003 में प्रजाति नहीं बची थी। इसके साथ साथ इसमें ये देखेंगे कि इसमें ये फंक्शनल एक्सटिंक्ट में आता है, ये कह सकते हैं एक्सटिंक्ट, ये विलुप्त प्राणी है, विलुप्त जीव हो चुका है। ये कैसा? एक्सटिंक्ट में इसका जो आपका ICN लिस्ट होती है उसमें क्या कहा गया है? एक्सटिंक्ट है, विलुप्त जिसे कहते हैं, विलुप्त प्राणी है कार्य के रूप से, और सिर्फ इसकी खोज हुई है। जैसे कि आपके डायनासोर, उनकी खोज होती रहती है कि पहले कब आए थे, इनकी प्रजातियां क्या है, ऐसे खोज होती रहती है इनकी। अब चलते हैं इसमें थोड़ा सा कि ये तो हमारी है ही है, जहाँ पर ये नोटेबल जो हमें पाया गया स्पेसीज पाई गई। यहाँ पर 2 स्पेसीज और भी पाए गए हैं इसी नदी में, जो कहा जाए वो कौन कौन से हैं हमारे 2 स्पेसीज। इसके साथ साथ चर्चा में पूछ सकता है कि ये तो पैडल फिश आया और ख़त्म हो गया, ये पैडल फिश न पूछ के उन दोनों का नाम पूछ सकता है, क्योंकि पैडल फिश तो न्यूज़ में था, वो दोनों न्यूज़ में नहीं थे। वो 2015 में डिक्लेयर किया गया था, 15 में, और 2006 में उनको खोजा गया था, लेकिन वो भी इसी नदी में स्पेसीज पाई गई थी। उन स्पेसीज का अगर नाम लें कौन कौन सी स्पेसीज हैं, तो उससे बोलते हैं रीव्स सैड, एक है आपका मछली है बाइजी, क्या है? एक है बाइजी मछली, ये भी फिश है, ये क्या है? फिश है। और दूसरा आपका रीव्स सैड, ये दोनों स्पेसीज हैं, दोनों मछलियां हैं जो यांगसी नदी में, यांगसी रिवर में पाई गई हैं दोनों को। ये एक जो हमारी ये है, ये 2015 में इसकी खोज हुई थी, और इसकी 2006 में कह सकते हैं इसे पता लगाया गया था। लेकिन अभी हाल ही जो पता लगा है वो किसके बारे में पता लगा था? पैडल फिश के बारे में पता लगाया गया है। पैडल फिश से आप इसमें क्वेश्चन, पैडल फिश से ना आकर हो सकता है इनसे क्वेश्चन पूछ ले, वो रीव्स सैड से। और आपका आ जाता है इसमें बाइजी, ये हमारा यांगत्जी रिवर है जो हमारा, उस रिवर में पूछा गया है। ये भी पूछ सकता है यांगत्जी जो रिवर है हमारा, ये कैसा है? एशिया की सबसे लंबी नदी में आता है, ठीक है। ये हो गया। दूसरे स्पेसीज के बारे में वो जानते हैं हम, स्टेफी ईगल। स्टेफी ईगल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द प्रीलिम्स एंड यू ऑल्सो स्टडी अबाउट, आपको भी इसे पढ़ना है और ये आपको याद भी रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे, और इसके आशा है पूरे बनने के। और इसमें देखें हम, ये क्या है? स्टेपी ईगल एक चील है, ठीक है। और ये चील के बारे में पता लगा हाल ही में, आप कहेंगे दिसंबर
दिसंबर जनवरी में इसका पता लगाया गया था। जनवरी में इसके आई थी खबर, जनवरी में इसके स्पीसीज के बारे में पता लगा था। ये एक चील है, इसे आईसीएन में स्टेटस इनका जो बनाया गया है ये इंडेंजर्ड में रखा गया है। इसकी खोज हुई थी, भारत में पता लगाया गया है। ये क्या है, भारत में इसे विजयवाड़ा, भारत में एक जगह है विजयवाड़ा, आप जानते हैं आंध्र प्रदेश में है विजयवाड़ा, तो विजयवाड़ा आंध्र। और इससे देखो अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इसके साथ साथ करंट और भी पूछ लेगा। अभी आंध्र प्रदेश की कितनी राजधानियां बनाई गई हैं? 5 राजधानियां, आपको मालूम होगा 5 नहीं 3 है, हाँ जी 3 राजधानियां में भी, एक आपकी कोर्ट, एक आपकी राजनीतिक है, एक ऐसे 3 राजधानियां वहां बनाई गई थी। और वहां 5 डिप्टी सीएम है। वहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 5 डिप्टी सीएम या 3 राजधानियां विजयवाड़ा। यहां से ईगल से पूछेगा या उसको दे देगा, और वहां पर ये क्वेश्चन स्टेपी ईगल का पूछ सकता है। तो यहां पर हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं, या वहां विजयवाड़ा में ये स्टेपी ईगल पाया गया। स्टेपी ईगल है क्या चीज, ये कहां से आया? स्टेपी ईगल आप कह सकते हैं कि यूरोप या मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया कह सकते हैं, और आप साउथ एशिया, रसिया का जो रूस है उसके दक्षिणी भाग में पाया जाता है। ये ज़्यादातर रहता है रेगिस्तान में, आपके जो जहाँ सूखा रहता है वहाँ पर ये चील ज़्यादा रहता है। और वहीं से जब मौसम परिवर्तन होता है तो भारत आता है विजयवाड़ा, ठीक है। ज़्यादातर रेगिस्तान में पाया जाता है। रेगिस्तान के साथ साथ आप कहेंगे यूरोप, यूरोप के साथ साउथ एशिया, साउथ एशिया के साउथ रसिया, और भारत का मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया जो हमारा है उस एशिया में इस जगह पर ये पाया जाता है। और इसके बारे में ये कहा गया है कि ये जो स्टेपी है, स्टेपी ईगल है, ये एक इंडेंजर्ड, कैसा है ये, किस स्टेट, आईसीएन जो रेड लिस्ट बनाती है IUCN, इसके लिस्ट में कैसा है, इंडेंजर्ड के लिस्ट में है। कैसा? इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड की उसमें आ गया, सूची में इंडेंजर्ड के अंदर आ चुका है ये। और इसके खतरा, इसको बचाना चाहिए हमें, इसकी सुरक्षा। और ये इसमें एक इसका कहते हैं साइंटिफिक जो नाम है एक्विला, क्या नाम है? एक्विला, और साइंटिफिक नेम है इसका। और इसमें साथ में कहेंगे एक्विला निपालेंसिस, एक्विला निपालेंसिस। और इसमें कजाकिस्तान के झंडे में भी इस चील का आप उसमें देखेंगे फिगर जो है उसमें बना हुआ है, इसका चित्र जो है आर्ट बनाया गया। कहां पर? एक्विला निपालेंसिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। और इसमें ये मैं आपको बता रहा हूं कि इसका जो ये जो चित्र पाया जाता है ये कहां है? कजाकिस्तान के फ्लैग में, कजाकिस्तान फ्लैग में क्या है? फ्लैग, कजाकिस्तान के फ्लैग में ये चित्र इसका बना हुआ है। स्टेपी ईगल के बारे में उसमें बताया गया है। इसके साथ साथ एक और दिया है जहां का ये देश का राष्ट्रीय पशु या एनिमल में रखा गया है। राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु के साथ में एनिमल कह सकते हैं, पक्षी, दोनों में इसका नाम दिया गया है, दर्ज किया गया है। उस देश का क्या नाम है जहां पर इसको नाम दिया गया है? उस देश का नाम है इजिप्ट। इजिप्ट में पक्षी और आपका एनिमल के रूप में, राष्ट्रीय नेशनल बर्ड या नेशनल एनिमल के रूप में इसको रखा गया है। किसमें? आप कहेंगे इजिप्ट में। मिस्र में एक कैसा है? मिस्र में एक ये नेशनल बर्ड है। कैसा है? नेशनल बर्ड आ सकता है या एनिमल आ जाए तो क्या कहोगे? वहां का क्या है? स्टेपी ईगल। स्टेपी ईगल है और इसकी या एक ईगल की प्रजाति का है। इसमें साथ में देखेंगे ईगल की प्रजाति का तो है, लेकिन इससे कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो एसेप्टिट्राइड्स, ट्राइब बोलते हैं, एसेप्ट्री ट्राइब। तो ये एक फैमिली है इसका, जहां से उठाया गया। इनकी फैमिली जो पाई जाती पहले जो था, तो ये इसका नाम तो हो गया जैसे, लेकिन इसका जो फैमिली का नाम है वो बोलते हैं एसेप्ट्राइड्स। ये इसका फैमिली नेम है जहां से ये प्रजातियां उत्पन्न हुई। तो आप इसमें चर्चा कर सकते हैं इतनी चीज स्टेपी के बारे में। आप फिर से समझ लीजिए एक बार, स्टेपी ईगल है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लीजिए। स्टेपी ईगल है, ये हमारा कहाँ? यूरोप, मध्य एशिया और आपका साउथ रसिया, यहाँ से यहाँ के रेगिस्तान
और स्टेपी, इसका नाम स्टेपी इसलिए पड़ा, आप जब कभी जियोग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ के रेगिस्तान में जो पाई जाती हैं घासें, वहाँ की स्टेपी घास पाई जाती है। आप यहाँ देखेंगे कि यूरोप के कुछ एरिया में या नील नदी के आसपास स्टेपी घास पाई जाती है। उसी स्टेपी घास से इसका नाम पड़ा था स्टेपी ईगल। इसका वास्तविक नाम जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका एक्विला निपालेंसिस, और इसकी फैमिली है सेप्टेर। और ये जो हमारे यहाँ पाया गया, ये इसकी खोज हुई वो विजयवाड़ा में इसकी पहचान की गई है। भारत के विजयवाड़ा में जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इस विजयवाड़ा से इसको आईसीएन में जो रखा, आईसीएन ने इसकी जांच की, आईसीएन ने इसे रेड लिस्ट डाटा में डाला। रेड लिस्ट डाटा में इंडेंजर्ड के उसमें है, स्थिति में है, और इसका स्टेटस है। दूसरा इसमें कहेंगे कजाकिस्तान के झंडे में भी इसका चित्र पाया जाता है। दूसरा ये बर्ड है, नेशनल बर्ड है, नेशनल एनिमल है ऑफ द इजिप्ट, मिस्र का नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड भी है ये। ठीक है, चलिए अब दूसरे के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। दूसरे पक्षी के बारे में ऑप्चिट्स कैलाश चंद्रई, ये तो पक्षी है। कैलाश चंद्रई इनके साथ में जोड़ दिया गया, इसका खोज हुआ है। कैलाश चंद्रई को इसलिए जोड़ा गया इसके नाम के पीछे क्योंकि जो कैलाश चंद्रई थे ये डायरेक्टर थे। कैलाश चंद्रा डायरेक्टर हैं ZSI के, ठीक है, ZSI के डायरेक्टर रहे हैं और इन्हीं के उसमें डायरेक्शन में इसकी खोज हुई है। तो यहाँ के डायरेक्टर भी हैं यहाँ के कैलाश चंद्रई, उन्हीं के नाम पे जो ऑप्सिट्स पाया गया है स्पेसीज है उसमें इनका नाम जोड़ दिया गया है ऑप्सिट्स से कैलाश चंद्रई। ओपिस कैलाश चंद्रई ये जो हमारा है ये कहाँ, बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी के नीचे इसकी खोज हुई है। बंगाल की खाड़ी के पास ये पाया गया है और इसका नेम ऑप्सिट्स इसकी वजह से रखा गया, किनके नाम से, कैलाश चंद्रई के नाम से इसका नाम रखा गया। आप इससे पूछा जाएगा पाया कहाँ गया, कहाँ इसकी खोज पाई गई है, सबसे पहले तो आप कहोगे बे ऑफ बंगाल। कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल, यहां पर इसकी खोज हुई है। बे ऑफ बंगाल में इसकी खोज हुई। इसके जो डायरेक्टर थे इसमें हमारे किसके, ZSI के जो डायरेक्टर हैं वो है हमारे कैलाश चंद्रई, उनके डायरेक्शन में इसकी खोज हुई, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है ये। और इससे आप कह सकते हैं कि जो ये पाया गया, आप कहेंगे इसके कोस्ट जो हमारे तट हैं, भारतीय तट पर 8 स्पेसीज में ये एक ऐसा स्पेसीज है, इसकी 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। 8 प्रजातियों में से ये एक ऑप्सिट एक अलग अपनी प्रजाति है। और ये हमारा जो घाट है हमारे भारत के जो तटीय वो हैं भारत के, जैसे कि नदियों किनारे के, तो डेल्टा या तटीय जगह पर यहाँ पर पाया गया है और ये हमारे भारत में इसका नाम दिया गया है ऑप्सिस कैलाश चंद्रई। ये इंपॉर्टेंट है। और इसे आप कहेंगे किस उसमें रखा गया है, तो इसके स्पेसीज को अभी उसमें नहीं बताया जा सकता कि हमारे कौन सी स्टेटस है, इसकी स्टेटस नहीं बताया, सिर्फ इसकी खोज हुई है और इसका किस स्टेटस में आईसीएन की लिस्ट में रखा गया है ये नहीं बताया गया। अब चलते हैं बार हेडेड गूज। एक और भी आपको मैं बताऊंगा थोड़ा सा मैंग्रोव के बारे में। मैंग्रोव्स के बारे में भी आ सकता है क्वेश्चन। मैंग्रोव्स नेवला होता है। इस नेवले के लिए इसके जो बाल होते हैं, इसके बालों से जो ब्रश बनते हैं, जो पेंटिंग बनाते हैं लोग बड़ी बड़ी, तो उनके लिए ब्रश बनाए जाते हैं। इसकी तस्करी होती है, जो इसकी तस्करी होती है उस पर सरकार ने रोक लगाया हुआ है। यूनियन गवर्नमेंट ने, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस सरकार ने इस पर रोक लगाया है कि आप इससे तस्करी इसकी नहीं कर सकते हैं। अब तस्करी नहीं करेंगे तो इसमें क्या है, अगर तस्करी करता है कोई पकड़ा जाता है तो उसको नॉन बेलेबल जेल होगी, उसकी बेल नहीं होगी, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें क्या है, जो एक्ट लगेगा उसमें कौन से, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अनुसूची 2 के तहत इसमें रखा गया है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अनुसूची 2 में, शेड्यूल 2 में इसके बारे में चर्चा की गई है कि
कि इसके बेचने पे, व्यापार करने पर हमें कौन सी धारा लगनी चाहिए, कैसा केस बनता है। इसमें ऐसा केस है कि जिसकी जमानत नहीं हो सकती है, ठीक है। साथ में ही दूसरा चर्चा हमने कि क्या है, क्या हमने अभी खोज के बारे में बता रहे थे, इसे आप देख लीजिए। मैंग्रोव सिजनेला के है, इनकी लगभग 13 प्रजाति, इनके कई सारे टाइप के पाए जाते हैं, या हर कलर के पाए जाते हैं, भूरे, ब्लैक, ऐसे बहुत सारी इनकी प्रजातियां हैं। अब हमने बात कर रहे थे बार हेडेड गूज की। बार हेडेड गूज क्या होता है कि जो हंस होता है, ये एक हंस है, ये लगभग सभी पक्षियों में जो बहुत ऊंचाई तक उड़ते हैं उसे ये भी उनमें से एक है, जो लगभग 25,000 फीट ऊपर तक ये उड़ जाता है। कहां तक आप कह सकते हैं, बार हेडेड गूज, मतलब जो है बार सिर वाला हंस। बार सिर वाला हंस जो, इसके बारे में चर्चा की गई, ये ऐसा हंस है, इसके बारे में ये कहाँ पाया गया है आपको ये बता दें। ये एक नाम से जाने, एक अंसर इंडिकस भी इसका नाम जाना जाता है, इसे अंसर इंडिकस के नाम से भी इसे पहचाना, दूसरा नाम इसका अंसर इंडिकस है, लेकिन इसे ये नाम दिया गया है कि ये पाया गया है। और ये उनमें से है जो सबसे ऊंचाइयों में से जितने भी पक्षी उड़ते हैं उनमें से ही एक पाया जाता है, जिसे हम कह सकते हैं 25,000 फीट तक, जैसे मैंने इसके पहले बताया कि 25,000 फीट तक ये ऊंचाई तक उड़ सकता है। अब 25,000 फीट बहुत होता है। और इसका जो हमारा दूसरा नाम मैंने बताया, दूसरा नाम, इसे दूसरे नाम से जाना जाता है अंसर इंडिकस। क्या है दूसरा नाम इसका, क्या है, अंसर इंडिकस, ठीक है। अंसर इंडिकस ये सबसे ऊंचाई वाले, जो हायर स्पीड ऊंचाई तक उड़ते हैं, हाईएस्ट तक, तो उनमें से एक है पक्षी, ये भी कहा जा सकता है। और साथ में इसे कहा जाएगा, ये स्पेसीज जो पाई जाती है, वैसे इनका एरिया कहाँ है, जहाँ जहाँ ये पाया जाता है, जहाँ जहाँ से इसकी रिपोर्ट आती है। आप ये कह सकते हैं कि जैसे जो तिब्बतन का जो है, आप कहेंगे जो मार्केटिंग साउथ है, साउथ एरिया है जहाँ का तिब्बतन का, वहाँ पाया जाता है, तिब्बत के साउथ एरिया में। यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, साउथ ऑफ तिब्बतन, ठीक है। तिब्बत का हो गया। इसके बाद आपका है, आप कहेंगे कजाकिस्तान, मंगोलिया, रसिया एंड कह सकते हैं हिमालय। हिमालय के आसपास जो इसमें जुड़े हुए हैं देश, उनमें ज़्यादातर मंगोलिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान के साथ साथ आपका तिब्बत हो गया, इन सब जगह पर ये पाया जाता है। मतलब ठंडी जगह पर, जहाँ जहाँ बर्फ़ या ऐसा हिमालय, वहाँ पर ये पाया जाता है, सबसे ऊंचाई पर होता है। और इसको इस समय लीस्ट कंसर्न में रखा गया है, आईयूसीएन के रेड लिस्ट के लीस्ट कंसर्न में रखा गया है, ठीक है। चिंताजनक जो होती है, तो सबसे कम चिंताजनक श्रेणी में रखा गया है। किस श्रेणी में रखा गया है, लीस्ट कंसर्न श्रेणी, लीस्ट कंसर्न में रखा गया है आईयूसीएन के रेड लिस्ट में, ठीक है। और इस कम चिंताजनक है, इसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये हिमालय से थोड़ा थोड़ा विलुप्त कम होते जा रहे हैं। इस वजह से इनमें कहा गया है कि अब इनका क्या किया जाए, इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस पर इन्हें बचाने की अब शुरुआत करना चाहिए। चिंताजनक नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी हमें इस पर काम करना चाहिए, ये हमारे गायब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें से और भी चीज़ें हम आपको थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये आपका हो गया। चलिए इसमें देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़ना है। पेरिस समझौता 2019-15 में जो हुआ था, उसके बारे में संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस COP21, इसे शायद मैंने बता दिया है। और इसके बाद 3% क्लब भी हमने पढ़ लिया है, और विश्व आर्थिक फोरम भी पढ़ लिया है हमने, SCNG भी पढ़ लिया है। हाँ, एक ह्यूगल आया है। ह्यूगल एक कश्मीरी हिरन है, उस पर बहुत सारा इस समय चर्चा में है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। अब आर्सेनिक कॉन्टामिनेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसमें समझ लीजिए क्या बात कही गई है। फिर जल शक्ति अभियान के बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। कुछ पूछना हो आपको इससे रिलेटेड इन्वायरमेंट से, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।
कोशिश करूँगा कि आपका बता दूँ उसको। तो अगर कोई पूछना चाहता है कुछ तो पूछ लीजिए, ठीक है। नहीं पूछना है तो कोई बात ही नहीं है। चलिए अब शुरू करते हैं, एक नया बात कर लेते हैं, चाहे आर्सेनिक कॉन्टामिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इसमें आप देखेंगे कि 3 नदियां हैं, इसमें 3 नदियां आपको दिख रही हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। इन 3 नदियों का जो बेसिन है, इन 3 नदियों का जो बेसिन बना रही है, तो इन नदियों के बेसिन में जैसे जो इसके साथ में आ रहा है, कौन कौन से राज्य इसके जुड़े हुए हैं बेसिन में, किनारे कौन कौन से राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड, उत्तराखंड कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल, असम। ये क्या है कि इसमें कहा गया है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला भूगर्भीय घटना जो होती है वो यहाँ पर होती है। इसके तहत आप कहेंगे पेयजल, जो जल शक्ति मंत्रालय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित नवीनतम आंकड़े के साथ साथ इसमें कम कर सकते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ इसमें थोड़ा सा देख लेना है कि किसके तहत चलाया गया है। ये जो प्रोग्राम चलाया गया है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर आर्सेनिक में ये कहा गया है कि इसमें इसलिए चर्चा की गई है कि जो गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना, ये 3 नदी हैं GBM। इन नदियों के बेसिन के किनारे किनारे ये कहा गया है कि जो इसमें नुकसान होता है या जो इससे आपका कह सकते हैं जो इसमें भूगर्भिक होती हैं उनके लिए कुछ ये उनसे क्या किया गया, यहाँ से इनके पेयजल की व्यवस्था, एक जल हमारा जो जल बोर्ड है उसने क्या किया, जल मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, तो उसने क्या कहा कि यहाँ से बनाया जाए, यहाँ पर ये हमारे भूगर्भिक इन्हें बनाया जाए और वहाँ से ये इस पानी को यूज़ में लाया जाए, पीने के लिए यूज़ में लाया जाए, लोगों की इसमें पूर्ति पूरी की जाए, जिसमें ज़रूरत है उस पानी की, पीने की या सिंचाई के, उसको इससे क्या फुलफ़िल किया जाए, उसकी नीड्स को फुलफ़िल किया जाए। ये हमारा ये कौन कौन से राज्य आते हैं जिन्हें फुलफ़िल के कगार में आएंगे, कौन कौन से राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, असम है, ठीक है, और मुझे लगता है 1-2 अगर होंगे तो नहीं, वेस्ट बंगाल, बस वेस्ट बंगाल है साथ में। आप इसके बारे में चर्चा करें बस। इसके बाद इसमें क्या है, ये 3 है, झारखंड, असम, बिहार और एक आपका आ गया वेस्ट बंगाल। जो वेस्ट बंगाल है इन सभी की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है इसके द्वारा। ये इसलिए चर्चा की गई है कि इन सभी की आवश्यकताओं को इसमें पूरा किया जाएगा। यहाँ से इस पानी की व्यवस्था के साथ साथ अगली न्यूज़ है इसमें, इतनी न्यूज़ हो गई इसकी। दूसरी न्यूज़ ये है पेटकॉक। पेटकॉक के बारे में समझ लेते हैं। पेटकॉक है क्या चीज़। पेटकॉक इस समय न्यूज़ में है और इसका कारण ये है कि इस न्यूज़ में इसलिए है पेटकॉक के बारे में ये पढ़ेंगे। पेटकॉक जो है एक पेट्रोलियम रिफाइनिंग प्रक्रिया है। ये क्या है, पेट्रोलियम जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया रिफाइनिंग प्रोसेस है, उसको कहा जाता है पेटकॉक। ये जो उससे निकलता है रिफाइनरी के बाद अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, जैसे कार्बन कंटेंट निकलता है या हाई लेवल में उच्च सल्फर निकलता है। ये भी सल्फर जो निकलता है वो भी एक हाई लेवल में होता है। उनके मिल के जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम बोलते हैं पेटकॉक। ठीक है, पेटकॉक अब कह सकते हैं दिस इज अ प्रोसेस ऑफ रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी। लेकिन ये क्या हो, जो रिफाइन जब किया जाता है, इसका शुद्धिकरण किया जाता है, तो यहां से सल्फर निकलता है। सल्फर प्लस आपका
कार्बन निकलता है, कार्बन कंटेंट, तो ये दोनों के एक हाई लेवल में निकलते हैं, इन दोनों से मिलकर जो बनता है उसको हम बोलते हैं पेटकॉक। क्या बोलते हैं उसको? पेटकॉक बोलते हैं। तो इस पेटकॉक जो बनता है, इससे रिफाइनरी के दौरान जो सल्फर ईंधन से अलग किया जाता है उसे पेटकॉक को जैसे अपशिष्ट पदार्थों में पहुंच जाता है। तो इसको क्या करना है, इसको कहा गया है कि इसे कम किया जाए, और इस पेटकॉक को नुकसान जो होता है, इससे जो एक्सेस होते हैं, जो कोल होता है मार्केट में जाता है, तो ये इससे क्या होगा, इसके पेटकॉक की इसकी व्यवस्था की जाए, इसे वहाँ पर न ले जाके किसी अन्य जगह पर जाए जहाँ इसकी ज़रूरत हो, जैसे रोड बन रही है या कोयला जलन में है तो वहाँ पर इसको डाला जाए, ऐसे सभी जगह नहीं फेंका जाए। इसको क्या है, इसमें कह सकते हैं कि इसमें और भी मटेरियल जैसे मैनी इंडस्ट्रीज़ जो है इसमें यूज़ कर रही हैं, तो ये सस्ता भी पड़ता है। कोयला की जगह जैसे कोयला लगता है, ये भी लगता है, ये भी जलने में काम आता है, क्योंकि जो पेट्रोलियम है वो तो निकल गया, बचा आपका वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल में आपका जो सल्फर बचा और कार्बन बचा, तो इन दोनों को मिला के जो उत्पाद बना वो पेटकॉक। पेटकॉक ये भी जलता है, ये भी बहुत धुआं छोड़ता है, लेकिन ये सस्ता पड़ता है और कोयले की अपेक्षा धुआं थोड़ा कम फेंकता है, क्योंकि ये पेट्रोलियम से निकल के बनता है। तो ये यहाँ से सरकार ने कहा कि अगर ऐसा है तो आप इससे व्यवस्था कीजिए, और जो कंपनियों में है जो कोयला की जिन्हें जरूरत हो रही है उन्हें पेटकॉक दीजिए और वो इसे यूज़ करें, सस्ता भी पड़ेगा और ये कचरा है जो वो जल भी जाएगा। ठीक है, इस पर चर्चा की गई। आगे देखते हैं, दूसरी चर्चा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए, लाइकेन एक पार्क बनाया गया। लाइकेन पार्क भारत में बनाया गया है, इस बार पहली बार भारत में बना है और ये उत्तराखंड में बनाया गया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसमें दिया भी है आपका, मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा पीडीएफ में दिया है जो हम चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। ये अरे यार, ये तो बड़ा ही नहीं हो रहा भाई। चलिए, इसको नहीं दिख रहा तो मत दिखने दो, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, और हम इसमें दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखो, एक दो चीज़ें देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम पढ़ते भी जाएंगे। इसमें एक न्यूज़ है, अटल भूजल योजना, है ना, अटल भूजल योजना। योजना या आपका स्कीम, ठीक है। इसमें ये बताया गया कि जो भूजल योजना है इसके तहत क्या कहा गया है, क्या सरकार ने कहा है, ये जो योजना है इसके तहत जो 7 राज्य हैं उनमें कहा गया है, उन्हें ये बताया गया है, समझाया गया है कि इसके तहत आप ये करेंगे कि जो पेयजल, ये आपका निम्न भूमिजल है, जो नीचे पानी मिलता है जो ज़मीन से, भूजल योजना का मतलब जो ज़मीन से निकल रहा है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। उसमें कुछ राज्य हैं जो चिन्हित किया गया है जहाँ से प्रारंभ की जाएगी, वो योजना शुरू की जाएगी, उनके बारे में चर्चा की गई है। तो वो है हमारे कौन कौन से राज्य, 7 राज्य हैं। ये कैसा,
जो जमीन से निकले जमीन से पानी जो निकलता है उसके बारे में चर्चा की गई है। और ये जो 7 राज्य हैं उनमें इसकी पूर्ति करना है। 7 राज्य कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपका आ गया कर्नाटक, मध्य प्रदेश, और राजस्थान आ गया हरियाणा। ठीक है, इतनी चीजें हैं। हरियाणा, एमपी, कर्नाटका, इनमें भूजल योजना की शुरुआत की जाएगी। 7 ऐसे राज्य हैं जिनसे ये शुरुआत की जाएगी। ये हमारा एक जल के तहत जो हमारा एक जल नीति है, जो जल मंत्रालय है, उसके द्वारा इसको शुरुआत किया गया था भू संरक्षण के लिए, कि इसमें जो अंदर पानी पड़ा है, अंदर जमा है पानी, उसको कैसे उसमें सुधार लाना है, कैसे हमें ज़रूरत भर के लिए निकालें, बाकी चीज़ों को नहीं करें। और लागू की जाएगी, जो ये 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू की जाएगी, वो इसी साल अभी लागू होना है। 2020-21 से लेकर क्या है 24-25 तक ये लागू रहेगी। इस 24-25 में ये कहा गया है कि इसमें जो भुगतान किया जाएगा, वर्ल्ड बैंक इसमें 50% वर्ल्ड बैंक देगा, बाकी का 50% सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें भाग लेगी। क्या लेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी पैसा, और बाकी का जो प्रोजेक्ट में खर्च आएगा तो 50% वर्ल्ड बैंक और 50% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे काम करेगी। और इसमें यह कहा जाएगा इसको संरक्षित रखा जाए, इस पानी को ज़्यादा नुकसान ना किया जाए। और इसके बारे में चर्चा हुई है कहाँ पर? इन 7 राज्यों में। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आपका हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन पे बात कही गई है। ठीक है, अगली न्यूज़ देख लेते हैं हम थोड़ा सा। लाल पांडा, ठीक है, ये ऊपर नहीं खिसक रहा, बस छोटा बड़ा हो रहा है, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ हो गया इसका। चलो कोई नहीं। लाल पांडा, रेड पांडा है जो, वो ये न्यूज़ में क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। लाल पांडा जो हमारे हैं, ये इस समय न्यूज़ में था। रेड पांडा के बारे में बात करें तो चाहे यहाँ से आप देख लें, या फिर मैं आपको बता दूं, रेड लिस्ट में ये थ्रेटेंड स्पेसीज है। IUCN के रेड लिस्ट में से रखा गया है, जो थ्रेटेंड में है। आप ये कह सकते हैं कि अभी खतरे में पहुंचने वाला है। अभी इसमें खतरा जाहिर हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा इसमें खतरा है। थ्रेटेंड श्रेणी में, कैटेगरी में से रखा गया है। सिक्किम का एक स्टेट एनिमल है ये, सिक्किम का राज्य कह सकते हैं। सिक्किम का कैसा है? राज्य पशु है रेड पांडा। सिक्किम का राज्य पशु रेड पांडा है। इसके बारे में बताया गया है कि रेड पांडा ये क्यों इस चर्चा में है, इसके बारे में ये चर्चा करेंगे हम। चर्चा में इसलिए है, आप इसकी चर्चा करें अगर रेड पांडा की, तो इसमें सोचने वाली बात यह है कि जो इसमें आपको मैं थोड़ा सा इसमें दिखा दूंगा कि चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि इस समय कैसा है। मैंने बताया कि ये थ्रेटेंड में रखा गया है, इसकी विलुप्ति की कगार होने वाली है, अभी नहीं है, लेकिन आगाह करने लगा है कि ये धीरे धीरे विलुप्त होने लगेगा, कम हो जाएगा। इसलिए इसको IUCN ने अपने रेड लिस्ट डाटा में थ्रेटेंड में इसको सूची में बना लिया है। कौन सी सूची में आया है और ये किस शेड्यूल के तहत आता है? तो ये इंडियन वाइल्ड लाइफ जो एक्ट है हमारा, प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अनुसूची 1 में इसके बारे में दिया गया है। और उसके तहत ये हमारा कैसे IUCN की रेड लिस्ट में थ्रेटेंड में आ चुका है। ये इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड वो है, थ्रेटेंड स्पेसीज है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है ये, या थ्रेटेंड कैटेगरी में भी अभी कह सकते हैं, इंडेंजर्ड में अभी जा सकता है, अभी गया नहीं है वहाँ पर। और ये इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट के अनुसूची 1 में इसके बारे में चर्चा किया गया। और ये पाया कहाँ जाता है? ये एक स्तनधारी जीव है। रेड पांडा कैसा है? एक स्तनधारी जीव है जो हिमालय के आसपास ठंडी जगह में जहाँ बर्फ पड़ती है वहाँ पर पाया जाता है। आप देखेंगे हिमालय पर्वत में बहुत ज़्यादा तादाद में मिलते हैं ये कहाँ कहाँ, जैसे नेपाल हो गया, भारत हो गया आपका, इसके साथ साथ आप और भी एरिया देख सकते हैं कि जैसे नॉर्थ माउंटेन हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, सादर्न चाइना हो गया, जो हिमालय से जुड़ी हुई हैं, जो एरिया जिनकी बॉर्डर जुड़ी हुई हैं, वहाँ पर ये पाया जाता है। क्योंकि वहाँ अंदर तो है नहीं हिमालय ज़्यादा, जहाँ जहाँ हिमालय है वहाँ इसको
पाया जाता है। तो भारत में जहाँ पाया गया है, भारत की जो बताई गई, तो भारत में भी पाया जाता है। भारत में आप ये कह सकते हैं कि इस एरिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है जो आपका हिमालय से जुड़ा हुआ है, सिक्किम का। और सिक्किम भी हिमालय से हमारा जुड़ा हुआ है, और इसमें सिक्किम का राज्य पशु भी है, और ये भारत के वाइल्ड लाइफ एक्ट जो हमारा 1972 के अनुसूची 1 में इसके बारे में बताया गया। ठीक है, इसे साथ ही में इसमें कहें कि अगर ये जो हमारा ये है, इसके बाद हम एक दूसरा नियम देखते हैं कि एक आपने देखा होगा टैरिफ। अरे यार ये तो सब खराब कर दे रहा है। चलिए, लेकिन थोड़ा सा इसमें वर्तमान में लगभग हमारे जो देश में है पांडा, रेड पांडा की संख्या ये भी आप लिख लो कि 5 से 6 हजार रेड पांडा है। कितने हैं? 5 से 6 हजार रेड पांडा भारत के 4 राज्यों में पाए जाते हैं। 5 से 6 हजार, 5 से 6 हजार रेड पांडा जो भारत में पाए जाते हैं, वो कहाँ कौन कौन से स्टेट में पाया जाता है? 4 राज्य हैं, 4 स्टेट हैं जहाँ पर इनकी संख्या है 5 से 6 हजार। वो स्टेट कौन कौन से हैं तो आपको बता दूं, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा आपका आ गया मेघालय, तीसरा आ गया आपका सिक्किम जो है ही है वहाँ का, यहाँ का राष्ट्रीय पशु भी है वो सिक्किम, और आपका वेस्ट बंगाल। ये इतने 4 स्टेट हैं, यहाँ पर रेड पांडा की संख्या लगभग 5000 से 6000 रेड पांडा इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और चीज़ें देखते हैं कि इसमें जैसे अब ट्रैफिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक आप ध्यान देना, ट्रैफिक और एक साइट है इसमें आता है। आप इसमें इन्वायरमेंट में देखेंगे साइट, एक आपका ट्रैफिक है। ठीक है, ट्रैफिक, ये दोनों क्या काम करते हैं कि ये जो व्यापार होता है जीव जंतुओं का, जो स्पेसीज का, उनके बारे में इसमें चर्चा बताएगा, उनको कैसे रोकथाम करना चाहिए, उनके रिकॉर्ड, उसके बारे में क्या हमें रूल बनाना चाहिए, और ये क्यों आया, इसके लिए आया कि उनके व्यापार में रोक लगाई जाए। अगर उनकी चर्चा करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको, ये वैसे भी जगह कम है तो मैं यही बता देता हूँ। ट्रैफिक का आप ये इसका कह सकते हैं फुल फॉर्म आप थोड़ा सा देख लो, ट्रैफिक का है क्या फुल फॉर्म। मैं इसका ये थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ आपको दिखे। चलो, ट्रैफिक वैसे बेसिकली होता क्या है? ट्रैफिक का मतलब ट्रेड यानी व्यापार, व्यापार को जो रोके, क्या कौन रोके? व्यापार का जो रिकॉर्ड होता है उसको एनालिसिस करेगा, एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना इन कॉमर्स। मतलब ये है कि वन्य जीव जो निगरानी नेटवर्क का गैर सरकारी संगठन है, ये कोई सरकारी संगठन नहीं है, ये नॉन गवर्नमेंटल संस्थान है ये हमारा ट्रैफिक। इसमें जो व्यापार होता है उनके बारे में चर्चा की गई है, और जो इसमें जैव विविधता होती है, बायोडाइवर्सिटी है, उनका संरक्षण प्लस उनका सतत विकास कैसे किया जाए उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पर जीव पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे जो हमारे वन अभ्यारण्य है वहाँ पर जीव पाए जाते हैं। हम वहाँ से उनका व्यापार भी बहुत लोग करते हैं, तो उस पर रोक लगाता है, उस पर जांच बैठालता है, और इस रोक से क्या होगा, उन स्पीसीज जो है हमारे यहाँ बने रहेंगे। वन जीवों का जो व्यापार में क्षेत्र में कार्य कर रहा है तो उसे कैसे कार्य करना चाहिए, कौन सा इसके स्मगलर के लिए, स्मगलिंग के लिए सही है, कौन सा स्मगलिंग के लिए सही नहीं है, उसके बारे में भी ये बताता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देंगे, इसके साथ साथ जो वन्य जीव कोष है WEF है, क्या बोलते हैं WEF, ठीक है, विश्व वन्य जीव WWF, विश्व वन्य जीव जो अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण है IUCN है, इसको एक साथ लाए थे ये कि हाँ हम तो इसमें सभी जगह नहीं देख पाएंगे, लेकिन इसके लिए इसने प्लस आपका IUCN, इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। किसकी? ट्रैफिक की स्थापना की थी। ठीक है, ट्रैफिक की स्थापना की इन्होंने 1976 में, 1976 में इन्होंने इसकी स्थापना की। इसमें यह सुनिश्चित किया गया कि जो पशुओं का व्यापार होता है
तो उन व्यापारों को कैसे रोका जाए, उनको खतरा ना हो, उनका संरक्षण किया जाए। संरक्षण कैसे किया जाए कि जो उनसे बचाया जा सके, जो हमारे और भी वैश्विक जो और समस्याएं आती हैं, जो और आपदा आती हैं, उनसे कैसे बचा जाए। लोगों को जो समस्या है, लोग क्या करते हैं, जैसे मैंग्रोव्स का मैंने बताया कि जो नेवला है, नेवला की तस्करी होती है हमारे भारत से या कहीं से, तो अब भारत से हमारे ज़्यादातर तस्करी होती है, इसके बालों से ब्रश बनते हैं। तो वैसे ही सेम और भी जीव होते हैं जिनकी तस्करी होती है, उनका रोक ट्रैफिक के द्वारा या साइट्स के द्वारा लगाया जाता है। तो इसमें एक गैर सरकारी संगठन है, आप कह सकते हैं ये एनजीओ के रूप में जैसे काम करता है, या ऐसा संगठन है जो नहीं है, गवर्नमेंटेड नहीं है, लेकिन फिर भी ये काम करता है इसमें। और इसमें ये कहा गया है कि जैसे टाइगर पार्ट्स, एलिफेंट और राइनो ऑर्न, इन सभी की इसमें अवेयरनेस रहेगी, इनकी फोकस किया जाएगा कि इनका इनकी उसमें ना हो पाए, इनका क्या है व्यापार ना किया जा सके। जैसे लायंस हो गए, एलिफेंट्स हो गए, इनके पार्ट्स हो गए, किसी जैसे हाथियों के दांत बिकते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता तो मैं आपको समझाने में आसानी होती। चलिए अब चलने लगा है, लेकिन ये बढ़ भी रहा है साथ में। पेंगोलिन, पेंगोलिन इस समय चर्चा में है भाई, पेंगोलिन चर्चा में है। पेंगोलिन में क्या कहा गया है इसके बारे में आपको मैं अब इसमें बताता हूं। ठीक है, ठीक है, लिविंग रूट ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। और आपको मैं एक लाइकेन बता रहा था, लाइकेन पार्क, वो छूट गया था, लाइकेन पार्क के बारे में बता देते हैं, फिर इसके बारे में ऐसे हम 1 बाय 1 करके इसमें चर्चा करते जाएंगे। लाइकेन पार्क भारत में पहले बार बना है, लाइकेन पार्क है ना। ये भारत में कहाँ बना गया है, मनस्यारी, जो मनस्यारी है जगह है, कहाँ पर, उत्तराखंड में, वहां पर इसका पार्क बनाया गया है। ये पहला पार्क है भारत का, लाइकेन पार्क भारत में बनाया गया है। ये लाइकेन होता क्या है वैसे, ये एक जीव है, क्रीचर है आप कह सकते हैं। ये कैसा जीव है, आप इंसेक्ट्स कह सकते हैं, कीड़े मकोड़ों में आता है ये शैवाल जो होते हैं, फंगी एंड एल्गी, इन दोनों से मिलकर ये बनता है, इनका सहजीव है ये एक कोशिकीय होता है और ये दोनों से मिलकर बनता है। और इसका काम ये होता है कि ये एक सहजीवी संबंध रखता है। कैसे कि जैसे जैव सूचक का कार्य करता है, जैसे बायो इंडिकेटर होता है, तो जब इसमें ये हमें बताता है किस समय क्या समस्या आने वाली है, बायो इंडिकेटर होता है, जो इसमें आप ये कह सकते हैं कि जैव सूचक का काम करता है कि जब कोई समस्या या कुछ ऐसे थ्रेटेंड होती है तो ये हमें वहाँ से इस चीज़ के बारे में बता देता है। तो पहला पार्क इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, लाइकेन पार्क जो बना है उत्तराखंड में बनाया गया है, मनस्यारी में, और ये भारत में पहला है। और इसमें जो पाया जाता है जो लाइकेन है, लाइकेन क्या है, लाइकेन आप कह सकते हैं जो शैवाल है और आपका कवक है, इन दोनों के मिश्रण, दोनों से मिलकर ये बनता है। और ये सहजीवी संबंध इसे कहा जाता है, सहजीवी का रूप में रहता है, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, बायो इंडिकेटर होता है, ये जैव सूचक का काम करता है ये। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया, दूसरा पॉइंट आपने जैसे पढ़ा था, शुरुआत ही की थी हमने, किससे, आपका है पेंगुलिन। पेंगुलिन क्या है, पेंगुलिन के बारे में थोड़ा समझेंगे, पेंगुलिन के बारे में कि पेंगुलिन चर्चा में क्यों है, और इसके बाद पढ़ेंगे हम लिविंग रूट ब्रिज, ये चर्चा में क्यों है। ठीक है, तो पेंगुलिन के बारे में हम देखें अगर, तो आप इसमें एक चीज़ ध्यान दें कि आप कोई बता सकता है पेंगुलिन कहाँ पर, अगर मैं इसे हटा दूं फिर आप बताएं इसे बिना देखे कि ये क्यों आया चर्चा में, क्योंकि ये कुछ ना कुछ तो इसमें हुआ होगा, और कुछ में कुछ क्या, ये इंडेंजर्ड होगा या क्रिटिकल इंडेंजर्ड होगा, इसमें श्रेणी में आया होगा, इसलिए चर्चा में आ गया, क्योंकि जीव है। और जब कोई जीव या स्पेसीज या तो उसका
अब इस डिस्कवरी होती है, डिस्कवर किया जाता है, या फिर वो इंडेंजर्ड या किसी आईसीएन के किसी रेड लिस्ट में शामिल होता है, तो वहाँ से उसको हम क्या करते हैं, उससे हम इसे उठा के रख देते हैं, वो चर्चा में आ जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। आप इसमें बता सकते हैं मुझे कोई, इसमें किसी ने लिखा हुआ है इन्वायरमेंट कंसेप्चुअल शंकर आईएएस बुक, एंड आप जो इन्वायरमेंट पढ़ा रहे हैं करंट के हिसाब से वो इनफ होगा या कुछ और भी पढ़ना है इसके साथ? अनिल सक्सेना जी, मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि आपको जो पीडीएफ मिलेगी, आप हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, तो अभी फिलहाल मैं पूरा तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, हो सकता है पहले से अगर क्लास चलती तो आपको पूरा कंप्लीट करा देता मैं, लेकिन इसमें जो पीडीएफ आएगी आप उससे पढ़िएगा। अब प्लस आप थोड़ा सा रेफरेंस बुक है उसका सहारा जरूर लीजिए। रेफरेंस बुक का सहारा नहीं लेंगे तो आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा, रेफरेंस बुक ले लीजिए। दूसरा, आपके 2-3 चैप्टर हैं आपके बायोलॉजी में जो एनवायरनमेंट में काम करते हैं, वो भी आप पढ़ लीजिए। शायद या 11, 12 एंड 13 चैप्टर हैं, ये 3 चैप्टर हैं, ऐसे कुछ मुझे चैप्टर का नाम याद नहीं है कौन कौन से चैप्टर हैं, शायद 11, 12, 13 है। तो इन चैप्टर से वहाँ से आपको एनवायरनमेंट उठाना है। और दूसरा जो एनवायरनमेंट होगा तो चाहे शंकर आईएएस से या किसी एक रेफरेंस बुक से थोड़ा पढ़ लें। बाकी करंट का आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। करंट में जो पीडीएफ दे रहा हूँ मैं, वैसे तो हिंदी इंग्लिश में जो आएगी वो आएगी, लेकिन अगर कंप्लीट भी ज़्यादा नहीं हो पाए, जितनी हो जाएगी वो आपको भेजा जाएगा, ठीक है। जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है इस बार आ जाएगा, उसके बारे में आज डिस्कस कर रहा था और उसके बारे में कल भी हमने पढ़ा है, ठीक। तो इसमें टेंशन नहीं लेना है, आप पढ़ते रहिए, रेफरेंस बुक जरूर पढ़िए, क्योंकि जो करंट हमेशा जो करंट देता है यूपीएससी, वो करंट को किसी न किसी उससे बैकग्राउंड उसका रख के पीछे से पूछ लेता है। नाम करंट का होगा, पीछे पूछेगा पीछे से। हाँ, बस इतना हो सकता है जिसकी डिस्कवरी हुई है वो तो पीछे से नहीं आएगा, लेकिन उसके साथ उस एरिया में और किसकी किसकी डिस्कवरी हुई उसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके बारे में, किसके बारे में पढ़ रहे थे हमने, इसके बारे में पेंगोलिन के बारे में मैंने कहा, और आपने, मैंने कहा कोई बता सकता है इसका पेंगोलिन क्यों चर्चा में है, इसके बारे में आपको बताना है। आप बता सकते हैं, कोई भी इसमें समझा सकता है मुझे। सांभर झील भी आया, और भी बहुत सारे आए जो इंडेंजर्ड में है। एक कोंडाना चूहा है जो इंडेंजर्ड स्पीसीज में है, ये से पूछ सकता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं उनके। ओके सर, उन्होंने कहा, अनिल सक्सेना ने कहा ओके सर, लेकिन और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, मैं आपकी अभी उसमें बता दूंगा। और भी बाकी की चीज़ें रहीं तो डिस्कस करते हैं, जब तक अभी टाइम है। अभी और भी एक क्लास लगेगी इसमें, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपको, ठीक है। आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। दूसरा, आप थोड़ा सा, मैं कुछ टॉपिक्स बता भी दूंगा नाम उनके, वो भी आप जो करंट में है उनके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पेंगोलिन के बारे में बता रहा था। पेंगोलिन क्या है, आपने किसी ने नहीं बताया, जितने भी लोग देख रहे हैं उनमें आपको बता दूं कि ये एक चींटीखोर जंतु होता है जो चींटियों को खाता है, और इसके चींटीखोर जंतु है। और इसको हाल ही में क्या कहा गया है, इस पेंगोलिन को, जो अंतर्राष्ट्रीय जो संघ होता है हमारा IUCN जिसे कहते हैं, इसने इसे लाल रेड सूची में अपने में संकटग्रस्त घोषित किया, इंडेंजर्ड में रखा हुआ है। इसको बोलते हैं चींटीखोर, हिंदी में कहते हैं चींटीखोर जीव है ये, चींटियां खाता है ये। इस समय क्या है, इस समय ये किसमें, IUCN ने इसे देखा कि ये संकटग्रस्त है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुका है, इसलिए चर्चा में आ गया है। कौन सी कैटेगरी में आ चुका है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुका है IUCN के रेड लिस्ट में। आप ये देखेंगे IUCN के रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में है, इसलिए चर्चा में आ गया। इसका अगर देखा जाए तो इंडियन पेंगोलिन है जो हमारा पेंगोलिन, इसका बात करें तो ये हमारा एक कह सकते हैं कि ये इसके बारे में जो चर्चा की गई, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अनुसूची 1 में इसके बारे में बताया गया है। और इसमें एक कह सकते हैं कि इसके पीठ में एक सल्कनुमा संरचना होती है। इसकी पहचान कैसे की जाती है, पूछ सकता है, जिसमें 13 पंक्तियां होती हैं। इसका जो पीठ होती है इसके जीव की, चींटीखोर की, इसकी पीठ में एक सल्कनुमा संरचना बनी होती है, वो 13 पंक्तियां होती हैं, उसमें 13 लाइनें बनी होती हैं। इसमें एक पूंछ भी होती है इसकी छोटी सी, और साथ में इसे देखा जाए तो इसके बारे में जो दिया गया है, तो वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में दिया गया, इसके बारे में दिया गया है कि इसका व्यापार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसे कैसे बचाना है। तो इस समय ये खत्म होते जा रहे हैं, इन्हें रोकथाम के लिए इसने, सरकार ने इसे बताया है कि रेड लिस्ट ने अपनी सूची में डाल लिया है, और उसने कहा है कि इस पर रोकथाम किया जाए।
और इसे बचाने की कोशिश की जाए। अब ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लिविंग रूट ब्रिज। लिविंग रूट ब्रिज क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लिविंग रूट ब्रिज है क्या चीज़, और ये पहले कहाँ बना था और इसे किया क्या गया है। ये इसलिए चर्चा में था बेटा, इसमें लिखा है कि इट इज़ फाउंड इन चाइना एंड इट इज़ एंडेंजर्ड स्पीसीज। किस चीज़ का बताया आपने कि ये फाउंड इन चाइना, कौन सा चाइना में पाया गया है भाई, उसका नाम लिख दीजिए, कौन से चाइना में पाया गया है, इंडेंजर्ड स्पीसीज में आया है, किसके बारे में आपने चर्चा की है, मुझे इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जो मैंने शुरू में बताया था आपको उसके बारे में है, जो पैंडल फिश है उसके बारे में आपने पूछा है कि और किसी के बारे में बता देता हूं कि चाइना में कौन से। पेंगुलिन की चाइना में चर्चा नहीं हो रही, पेंगुलिन हमारे भारत में पहले से पाया जाता था। पेंगुलिन जो हमारा पाया गया चींटी खोर है, ये हमारा इसमें ये कहा गया है कि इस समय इसकी क्या है कि चर्चा इसलिए कहा गया है कि ये इनकी विलुप्त के कगार में आ गया है, रेड लिस्ट में आ गया है ये, और इसलिए इसे क्या कहा, इसमें हमारे भारत में आईसीएन उसमें कहा जा सकता है कि इंडियन जो हमारा वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसके 1972 के चैप्टर अनुसूची नंबर 1 में दिया गया है। और कुछ इसमें थोड़ा सा लिखिए तो मैं बताऊं कि हाँ किस स्पेसीज की बात कर रहे हैं आप, उसके बारे में आपको बता देता हूं। देखो अब लिविंग ब्रिज जो मैंने बताया, लिविंग ब्रिज का मतलब ये है ये आपका मेघालय, मेघालय में जो ट्राइब्स होती हैं जयंतिया और खासी ट्राइब्स है, ये पहाड़ियां भी हैं इसके नाम से, जयंतिया और खासी, ये दो प्रजातियां भी हैं, जनजाति यहां कह सकते हैं, दो जनजातियां हैं मानव रूप में। इन जनजातियों ने यहां से क्या करते हैं कि ये वहां पर एक ब्रिज बनाया जा रहा है जो लगभग आप कह सकते हैं कि आपका 15 से 250 फुट के लगभग ये फैला होगा, लंबा होगा, और ये एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन का काम करेगा। जो हमारे पर्यटक आते हैं बाहर से, पेंगोलिन की बात कर रहे हैं, ये चाइना में, भारत में भी पेंगोलिन पाया जाता है, भारत में पेंगोलिन पाया जाता है, और भारत के वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत इसको, ये हमारा इंडेंजर्ड में जब आया है तो इसमें भारत ने ही इसको, ये जो कम होते जा रहे हैं पेंगोलिन, उसमें रेड लिस्ट में भारत ने ही उसमें नाम चढ़वाया हुआ है। आपको मैं बता दूं ये भारत में भी पाया जाता है पेंगोलिन, और भारत में इस समय है भी, और ये वाइल्ड लाइफ एक्ट जो 1972 है उसमें इसको अनुसूची 1 में इसके बारे में चर्चा की गई है। तो यू ओपन द बुक एंड यू ऑल्सो सर्च इन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 एंड रीड दिस, उसको आप पढ़ें और इसे पढ़ने के बाद फिर बताएं कि उसमें है कि नहीं। उसके स्केड्यूल फर्स्ट में उसके बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइना में पाया जाता है पेंगुइन। अभी एक चीज़ और भी है, जो पेंगुइन आपने कहा, तो पेंगुइन आप इसमें देख लें कि अभी महाराष्ट्र में इसके लिए पेंगुइन आया था, पेंगुइन के बारे में, तो पेंगुइन है, पेंगुइन के बारे में भारत में लाए गए थे कुछ पेंगुइन के जोड़े, जिससे के लिए हमने हैबिटेट बनाया था महाराष्ट्र में। आपको भी पता होगा -4 डिग्री उसका सेल्सियस रखा गया तापमान, उसकी व्यवस्था की गई, क्योंकि वो -4 से ऊपर रह ही नहीं पाता, इसलिए उसके -4। तो ये पेंगुलिन जो है भारत में भी पाया जाता है, और तभी ये वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में इसको ऐड किया गया है और इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ गया है आईसीएन के रेड लिस्ट में। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है कि जो अगर भारत का एक्ट उसमें शामिल है, ये भारत की चर्चा हो रही, तो जाहिर सी बात है वो भारत में पाया जाता होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने स्टेपी ईगल का बताया, स्टेपी ईगल जो है उसमें वाइल्ड लाइफ में नहीं है, लेकिन उसकी स्पीसीज को अभी हमने डिस्कवर किया हुआ है। डिस्कवर करके ये बताया कि भारत में कहाँ आता था, भारत में ये कहाँ आया, विजयवाड़ा में पाया गया। तो ऐसे ही हमारे जो पेंगुलिन है ये भी भारत में पाए जाते हैं, भारत में पाया गया, लेकिन इसकी संख्या अब इस समय कम हो रही। तो वाइल्ड लाइफ एक्ट में जो इसके जो हमारी इसमें बैठक हुई
तो उस बैठक में क्या हुआ कि आईयूसीएन ने रेड लिस्ट में डाला, लेकिन इसकी चर्चा जो की गई थी पहले भी हमारे उसमें बताया गया कि जो भारत में पेंगुइन है उनके बारे में जो कानून बनाया गया भारत में, वो किस में बनाया गया है, वाइल्ड लाइफ एक्ट के शेड्यूल फर्स्ट में उसके लिए कानून बनाया गया है। अगर ये जानवर, ये जीव हमारे भारत में नहीं पाया जाता तो इसे हम ऐड नहीं करते, डजंट ऐड इन द वाइल्ड लाइफ एक्ट। वाइल्ड लाइफ एक्ट में इसे हम ऐड ही नहीं करते, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट फाउंड इन इंडिया, इट इज़ फाउंड इन ओनली चाइनाज, नॉट चाइनाज। ये सभी जगह लगभग कई देशों में पाया जाता है, इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन इंडिया, ये कह सकते हैं। ये भारत में भी पाया जाता है, चाइना में भी पाया जाता है और कई देशों में भी पाया जाता है, ऐसा नहीं सिर्फ चाइना में पाया जाता है। ठीक है, आप इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़िएगा। तो जो मैं ये बता रहा था, लिविंग ब्रिज इस समय चर्चा में है कि यहाँ के जो मेघालय की जातियां हैं, जो प्रजातियां हैं, ट्राइब्स हैं दो, कौन कौन सी, आपकी जयंतिया और आपकी खासी। इन्होंने क्या किया, यहाँ के पेड़ों से, जड़ों से, पत्तों से मिलाकर ये कुछ वहाँ के रबड़ तैयार करती थी, ये काम करते थे। वहाँ पर एक ब्रिज बनाया जा रहा है जो फैला होगा लगभग 15 से 250 फीट तक ये फैला होगा। ठीक है, इसकी चौड़ाई 15 फीट होगी और 250 फीट तक ये लंबा होगा। तो इतने लंबाई में 15 फीट चौड़ा और 250 फीट लंबा ये पुल बनाया जा रहा है। इस पुल से ये कई सालों से चर्चा में है कि बन रहा है। ये यहाँ के नदियों को पार करने के लिए बना रहे हैं और यहाँ की जनजातियां इस पे काम कर रही हैं, इसलिए क्योंकि इनको वहाँ तक ले जाने के लिए, कुछ काम करने के लिए वहाँ से, क्योंकि ये रबड़ का काम करते हैं, रबर बनाते हैं। ओके सर, उन्होंने कहा है रबर बनाते हैं। रबर कैसे बनाते हैं, रबर तैयार करते हैं कि जो यहाँ की जड़ें होती हैं, छाल होती हैं, उनको तोड़ कर उनके वृक्षों की जड़ों को ये रबर तैयार करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं और रबर जैसे उसमें तैयार करके रबर को उसमें धंधा करते हैं। लेकिन ये वहाँ जा नहीं पाते थे क्योंकि बीच में नदियाँ पड़ती थी, उन्हें पेड़ पौधों की कमी हो जाती थी। तो ये लोग खुद से वहाँ पर एक ब्रिज तैयार करवा रहे हैं। ब्रिज बन रहा है मेघालय में। आप कहेंगे मेघालय की जनजातियाँ दोनों, तो ये जनजातियाँ ही इसमें मेहनत कर रही हैं और इसमें बना के इसको वहाँ पर ये रबर का अपना धंधा कर सकेंगे। ये पहला लिविंग ब्रिज कहला सकता है, लिविंग ब्रिज कह सकते हैं इसको। और ये वहाँ पर माना जा सकता है, लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं, क्योंकि इसमें इसलिए कहा गया है कि वनस्पति वास्तुकुलता के संदर्भ में बताया गया है कि जो इसमें जो वनस्पति के आप कैसे अनुकूल बनाया जाए, इसको उसको नुकसान भी नहीं हो, वहाँ के पेड़ पौधे भी नहीं काटे जाएंगे और ऐसा ब्रिज बनाया जाएगा कि वहाँ उसको नुकसान भी ना हो, पेड़ पौधों को, या वहाँ की छाया मर जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो वहाँ पर ये लगभग आप कह सकते हैं कि इसमें पेड़ पौधे भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं कि अगल बगल ये पेड़ पौधे लगा के इस ब्रिज में तैयार किए जाएँ साथ में, और निकलने की जगह भी की जाए। इसलिए ये हमारे मेन इससे ये है कि नदियों को पार करने के लिए बनाया जा रहा है। इसका नाम है लिविंग ब्रिज। ये आ सकता है कहाँ पर बन रहा है, ये तो मेघालय में बनाया जा रहा है। कौन इसे तैयार करा रहा है, कौन बना रहा है, इसे बताएंगे आप। खासी और जयंतिया जो यहाँ की ट्राइब्स है वो यहाँ पर इसको काम कर रही हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अब आएंगे हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो 5 बजे से होगी, 5 बजे से 7 बजे तक। तो आप तब तक आप आराम कर लीजिए, थोड़ा सा चाय वाय अपना पी लीजिए। इसके बाद फिर से आप 5 बजे आ जाइएगा, वी विल स्टार्ट द क्लास। ठीक है, 5 o'clock।